देना किसी का ज्वाइन ना हो ना। चलिए फिजिक्स की क्लास में कितने थे कल स्टूडेंट्स? मैम शायद 40 या 45 के अराउंड। अच्छा थे, मतलब रात को स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है। 30, अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। हाँ ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो एरोमेटिसिटी रहने वाला है, और वही है ऑब्जेक्टिव अपना, यही रहेगा कि आज हम एरोमेटिसिटी को सीखेंगे, जो जो कंसेप्ट यूज होते हैं उसमें वो सीखेंगे, और एंड में हम पीवाईक्यूज करेंगे इसके। और मैंने आपको कुछ होमवर्क में भी 5-6 क्वेश्चंस दिए हैं, वो भी आप एज एन असाइनमेंट इसको लेंगे, उसमें सारे एरोमेटिसिटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो हम इस कंसेप्ट को समझेंगे और ट्राई करेंगे कि हमसे जितने भी पीवाईक्यूज रिलेटेड टू एरोमेटिसिटी आए हैं वो हो जाए। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी बात ये है इसकी, अगर मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की वेटेज में बताऊं तो वही है अल्टरनेट ईयर्स पे इसका क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इससे, डायरेक्ट क्वेश्चन। नहीं तो मैं बार बार ऑर्गेनिक में बोल रही हूँ, मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड, ठीक है। और दूसरा मिक्स्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो मतलब आपको सबके लिए रेडी रहना। चांसेस किसके हैं बच्चे? चांसेस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं एरोमेटिसिटी से, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है? मिक्स्ड क्वेश्चन का मतलब ये है कि रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, हाइपर कंजुगेशन, सारे इफेक्ट को मिला के क्वेश्चन को फ्रेम किया जाएगा। तो इस तरीके के 2 क्वेश्चन बनते हैं एरोमेटिसिटी से, ठीक है। अच्छा ओके, तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बच्चों। तो मुझे कोई है स्टूडेंट जो हैंड रेज करके ये बता पाएगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? क्योंकि मैं ही बता दूंगी तो फिर मेरी रिवीजन हो जाएगी ना। हाँ करिए, हैंड रेज करिए और मुझे बताइए कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। थोड़ा थोड़ा भी याद होगा तो बहुत चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। लास्ट क्लास के अंदर हमने हाइपर कंजुगेशन पढ़ा था, उसके अंदर 3 पढ़े थे। क्या 3 पढ़े थे बेटा? एक में तो वो पॉजिटिव चार्ज था, एक रेडिकल वाला था, और एक में डबल बॉन्ड था। अच्छा, ये तो ऊपर ऊपर से बता दिया, ठीक है तनिष्का, याद है तुम्हें। कोमल इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर पाओगी? मैम हमने हाइपर कंजुगेशन पढ़ा था। हाँ। उसमें हमने कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ा था कि उसमें हाइपर कंजुगेशन कैसे शो होती है, रेडिकल में पढ़ा था, और एल्किलाइन में पढ़ा था कि कैसे हाइपर कंजुगेशन होती है। फिर उसके मिक्स क्वेश्चंस हमने करे थे। ठीक है, ओके। सृष्टि तुम बताओगी? मैम हमने पॉइंट्स भी पढ़े थे कि जो अल्फा कार्बन है, जितने ज्यादा अल्फा कार्बन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स होंगे और उतनी ही स्टेबिलिटी होगी। और कार्बन केटायन जो है, जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतने ज्यादा कार्बन केटायंस, मतलब बिल्कुल ठीक बोलो, जितने नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे उतने ही स्टेबिलिटी होगी, और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी उतनी बनेंगे, ठीक है। ध्यान रखना ये वाली चीज, ठीक है। और मैम अल्फा कार्बन जो है वो sp2 होना चाहिए। हाँ sp3 बच्चे, अल्फा कार्बन शुड बी sp3। और मैम एक हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। शाबाश। हीट ऑफ, मैम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी पढ़ा था, और ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। शाबाश, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जनरली एल्कीन में ही लगता है ये वाला, एल्कीन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। शाबाश। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी पढ़ा था, बहुत बढ़िया चल रहे हो। देखो सब तुमने ही बता दिया, मेरे को बताने की नीड ही नहीं हुई, इसी को कहते हैं, ठीक है, रिवीजन। लास्ट क्लास का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था, जो हमने कहा था टेम्परेरी है, और मैंने टेम्परेरी ही पढ़ाया था उसको कल के लिए, ठीक है। आगे आने वाले क्लासेस में उसको डिटेल में लेंगे, ठीक है, ओके। और उसके अलावा ये तो तुम्हारे लिए प्रायोरिटी पे होना चाहिए कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, है ना, प्लस आई प्लस एच। और हाँ फ्री रेडिकल का भी सेम रहेगा। कार्बन आयन में हम माइनस आई और माइनस एम जनरली देखते हैं, माइनस एच नहीं देखते, तो उसमें बच गए, एक चीज आप लोगों के लिए कम हो गई, ठीक है।
और रही बात वही बेसिसिटी एसिडिटी के क्वेश्चंस बनते हैं हर किसी में, तो ये वाली चीजें तो हमेशा अपने दिमाग में रखनी ही रखनी है। जो मैं आप लोगों को ऐसा वो पूरा इंपॉर्टेंट करके लिखवाती हूँ या क्लाउड बना के लिखवाती हूँ, इसका मतलब वो बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आज में भी। अब बेसिकली क्या होगा, आज हम इसमें एक और नया कॉन्सेप्ट ऐड कर देंगे, एरोमेटिसिटी। अभी तक हमने इंडक्टिव पढ़ लिया, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ लिया और हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिया। आज पिक्चर में कौन आएगा, एरोमेटिसिटी आएगी। ठीक है, एरोमेटिसिटी ऐड होते ही ना ये सबका क्या निकलेगा सबसे ज्यादा सीनियर होगा ये। ठीक है, सबसे पहले हम फिर एरोमेटिक को लगाएंगे, फिर आपका रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, और लास्ट में वो हो जाएगा जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे सीनियर, और उससे भी सीनियर नेक्स्ट क्लास में पता चलेगी तुम्हें, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए अब क्योंकि आप लोगों ने कर ही लिया है, तो जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया बच्चे, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे सिर्फ कितने 3 क्वेश्चंस लाई हूँ। जल्दी से मुझे वो करके दिखा दो और मुझे ये प्रूफ कर दो, यस मैम हम कुछ पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक थोड़ी थोड़ी हमें समझ में आने लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर किसी को छोटा दिख रहा है प्लीज इसको जूम कर लो। आपको क्या बताना है, रेजोनेंस इन कार्बोनेट आयन, ये आपको स्ट्रक्चर जो है बना के ऑलरेडी दिए हुए हैं। आपको क्या बताना है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। जिसको आता है जस्ट रेज योर हैंड। स्टूडेंट्स इतने ज्यादा नहीं है, तो हम ट्राई करेंगे कि माइक अनम्यूट करके मैं एक दूसरे बच्चों से पूछूं। अगर किसी को माइक में आंसर नहीं देना है तो आप चैट बॉक्स को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ध्यान से पढ़ो सारी स्टेटमेंट को, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आनिया ने हैंड रेज कर लिया है, ठीक है, सुहानी ने भी, शिवानी ने भी, एक ने तो शायद आंसर भी दे दिया है। बहुत बढ़िया, काफी स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है। ज्योति क्या आंसर आ रहा है? मैम डी। डी फॉर डॉग, राइट? यस मैम। तो यस, आंसर इज करेक्ट। वैसे तो दूर से देख के पता चल रहा है। और ये पता वैसे कहाँ आया था क्वेश्चन? मैं चाहती हूँ नीट वाले भी ऐसा क्वेश्चन दे। बाकी ये जेई 2023 का पेपर था, अभी रिसेंट आया है जनवरी शिफ्ट में। ठीक है, एंड आई ऑल्सो वांट कि नीट वाले भी ऐसा क्वेश्चन दे दें तुम लोगों को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते ही टिक मारने का मन करता है ना। और 4 नंबर हमारे। तो इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच स्ट्रक्चर इंडिविजुअली बाय सम फिजिकल और केमिकल मेथड, ये तो गलत है ना। मैंने कहा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, हाइपोथेटिकल है, तो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ऑल दी स्ट्रक्चर आर डायनेमिक इक्विलिब्रियम, नहीं भाई इक्विलिब्रियम नहीं होता ये। इक्विलिब्रियम पहली बात है नहीं है, ये दिखाने का तरीका है। ठीक है, डबल हेडेड एरो इससे दिखाते हैं। फिर है ईच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, नहीं भाई, कुछ स्टेबल स्ट्रक्चर है कुछ अनस्टेबल है, तो ऑब्वियस ही बात है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम तो होगा नहीं। नेक्स्ट है, इसका एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द अबव 3 स्ट्रक्चर, और वही हमारा स्टेबल होता है। तो डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इसमें भी आपको आता है तो बस बताइए मुझे। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ, आई थिंक शिवानी तुमने पूछा था, द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से देखना, और एसिडिटी को पहले पता क्या करो, क्वेश्चन करने से पहले ना तुम ये देखो कि एसिडिटी जो है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, उसको पहले साइड में लिख लो और फिर ये क्वेश्चन करो। फिर बेशक तुम्हें अभी 2 मिनट ही क्यों ना लग जाए, लेकिन धीरे धीरे करो, लेकिन सही करना। -m और -i इफेक्ट। हाँ, -m एंड -i लिख लो एक बार सारे बच्चे। मैंने आपको ये बताया था, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i एंड -m। अब हमें यहाँ पे कोई -m तो दिख नहीं रहा, क्योंकि मेसोमेरिक कहाँ पे ऑपरेट होता है, सिर्फ जहाँ पे कंजुगेशन हो। पता है ये वाली चीज मैंने बोला था, लेकिन शायद लिखवाया नहीं था, तो लिख लेना। मेसोमेरिक इफेक्ट वहीं ऑपरेट होगा जहाँ पे कंजुगेशन होगी, तो देयर इज नो कंजुगेशन इन बिटवीन। ठीक है, ABCD, तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक -i ही बचा है, जिसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनका एसिडिटी ऑर्डर। चलिए अब करिए। 39 स्टूडेंट ज्वाइन कर गए हैं। ओके, अंकिता ने कर लिया है। रीवा आप बताएंगे बेटा? रीवा, सी आ रहा है। सी आ रहा है। सबसे पहले बी बोला, सही बोला है क्या इसने, रीवा ने? यस, यस मैम। एकदम सही बोला बेटा, बहुत बढ़िया।
ठीक है, तो देखो अभी हम या तो आप उसके बेसिस पे कर लो डीएनपी, डिस्टेंस नंबर पावर, नहीं तो ये वैसे भी दिख रहा है कि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है और इसमें सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, तो बी तो ज्यादा होगा ही, तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो गलत है आप लोगों का। उसके बाद डी में फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है तो डी, फिर आपका क्लोरीन का हो गया, फिर ब्रोमीन का, और लास्ट में आपका CH3 का। तो प्लस आई इफेक्ट लगता है और प्लस आई एसिडिटी को कम करता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज BDCEA। तुम टेंशन ना लो, ऑर्गेनिक में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बट हम थोड़ा अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन क्लास में करते रहेंगे, ठीक है। और ये सारे PYQs है जितने मैंने कराए हैं। एक लास्ट कर लो, ये भी PYQ है बेटा। आपसे पूछा है अमंग द गिवन स्पीसीज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन बताना है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, अलग से क्लाउड बना के लिख लो। मैम प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट। यस मैम। प्लस एम प्लस आई, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बहुत। और एक हाइपर कंजुगेशन भी, ठीक है। और यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर जरूर लिख लेना कि मीजोमर, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। अब लगाओ इसमें कौन सा लग रहा है तीनों में से, और अगर तीनों लग रहे हैं तो प्रायोरिटी डिसाइड करो। मैम सी ऑप्शन, सिर्फ ए और बी ओनली। ए और बी आ रहा है, बाकी भी एक बार ट्राई करो बेटा। मैम सी और डी में तो रेजोनेंस ही नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, देखते हैं शिवानी कितना सही बोल रही है। बाकी हम तो अपनी, हाँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए बाकी सारे बच्चे कि क्या सोचते हो तुम इस क्वेश्चन के बारे में। क्या शिवानी के साथ जाना चाहोगे या कुछ और आंसर आ रहा है आप लोगों का? ट्राई कीजिए। कर रहे हो? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चे। देखो ना कौन सा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जहाँ पे रेजोनेंस हो रही है वही वाला आपको बताना है। सी आ रहा है सबका, A एंड B ना? हाँ यस मैम। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, इसमें रेजोनेंस नहीं है। डबल सिंगल सिंगल पॉजिटिव, और अपन ने क्या बोला था, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे भी देखो मैंने कहा था डबल बॉन्ड, जैसे मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट बताया था, एक बार दोबारा मैं ऐड करवा देती हूँ। मैंने कहा था कि बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं स्टेबल है, ऐसे ही यहाँ पे भी sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, आई थिंक बताया था। इसको एक बार दोबारा अपने यहाँ इसी क्वेश्चन के साथ लिख लेना ताकि तुम्हें बार बार ये चीजें याद आए। ये तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं ऑर्डर लगाऊंगी ना तो A सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर B होगा, फिर C होगा, फिर D होगा, ठीक है। क्योंकि sp3 पे कार्बोकेटाइन फिर भी कुछ हद तक स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये वाली चीज ध्यान रखना, यहाँ रेजोनेंस हो रही है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रही है, तो ऑप्शन A एंड B इसका आंसर होगा बच्चों, ठीक है जी। और इसमें आप इनको आप इस बेसिस पे, इसको आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पे हाइपर कंजुगेटिंग कितने बनेंगे, लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप ये बोलो कि मैम यहाँ पे sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और यहाँ पे sp3 कार्बन पे, तो वो कुछ हद तक स्टेबलाइज करेगा उसको, अगर मैं कंपैरिजन करके बोलूँ तो, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन जिसके ठीक थे बहुत अच्छी बात है, जिसकी कोई मिस्टेक हुई थी वो आप प्लीज एक बार चेक कर लेना कि क्या गलती हुई थी, ठीक है। करें आज का लेक्चर स्टार्ट। एरोमेटिसिटी बोल दो या एरोमेटिक करेक्टर, मतलब आज मैं आपको एरोमेटिक, जो मैं आई थिंक बहुत टाइम से बोल रही हूँ बेटा, ये सॉरी एरोमेटिक है, हम बाद में पढ़ेंगे, तो आज फाइनली उसका दिन आ गया है। तो आज जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं पॉइंट्स बना बना के आप लोगों को लिखवा दूंगी, ठीक है। गुड इवनिंग विशाखा। तो बच्चे देखो, सबसे पहले ना मैं एक बार आपको बेंजीन का दर्शन करवा देती हूँ। बेंजीन आप लोगों ने सबने देखी है, क्योंकि सबने देखी होती है इसलिए मैं जनरली आप लोगों को यही सबसे छोटा वाला बना के दिखाती हूँ। तो बेंजीन बेसिकली हमारे पास एरोमेटिक होती है और बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। ध्यान रखना, इधर आओ, जिस स्पीसीज के पास एरोमेटिक करेक्टर होगा वो स्पीसीज बहुत ज्यादा स्टेबल होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी ये पॉइंट ध्यान रख लो अपनी यहाँ पे, ठीक है। ओके मैंने भी गुड इवनिंग बोल दिया क्या? गुड मॉर्निंग है वैसे तो, ठीक है।
हाँ, तो जिस स्पीसीज में एरोमेटिक कैरेक्टर होगा वो स्पीसीज सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। अब हमारे लिए यहाँ पे पहली बात तो ये आ गई कि हम पहचानेंगे कैसे। बेंजीन तो चलो हमें रट्टा रटा है कि एरोमेटिक है, बट कोई कंडीशंस भी है क्या, कोई क्राइटेरिया भी है कि ये बताने का कि एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि भैया फलाना कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है, फलाना कंपाउंड हमारा एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें पॉइंट्स पता होंगे, अगर हमें क्राइटेरिया पता होगा तो हम इजिली बता पाएंगे यस दिस इज एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक। समझ रहे हो? तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, कंडीशंस देखनी पड़ेंगी एरोमेटिसिटी के लिए क्या है। करें तो पहला आप लोगों का बच्चे क्राइटेरिया है डीलोकलाइजेशन। क्या है? डीलोकलाइजेशन। 3 रूल मैं बताऊंगी और तीनों के तीनों रूल आप चार्ट बॉक्स में लिखेंगे, पहले सुन लो। डीलोकलाइजेशन मतलब कंजुकेशन होनी चाहिए, डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, घूमने चाहिए वहां पे, पहली चीज। दूसरी चीज प्लेनरिटी। प्लेनरिटी बोले तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, देख रहे हो? यस मैम। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, आपको पता है sp2 क्या होती है, प्लेनर होती है, तो ध्यान रखना ईच कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर आप चाहते हो कि वो प्लेनर हो। ठीक है। तीसरा, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। ये नई चीज आती है तुम लोगों के लिए, पहले 2 तो मैंने पढ़ा रखे हैं आप लोगों को। तीसरी कंडीशन है बच्चे वो हक्कल रूल को फॉलो करनी चाहिए। अब हक्कल रूल क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या है बच्चे? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n क्या हो सकता है? 0 1 2 3 हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसको मैं आगे इलेबोरेट करूं इससे पहले जल्दी से मुझे ये 3 पॉइंट चैट बॉक्स में बोल दो कि किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी बताने के लिए वी हैव 3 क्राइटेरियाज। फर्स्ट इज डीलोकलाइजेशन, सेकंड इज प्लेनरिटी एंड थर्ड वन इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। या अगर लिखने में दिक्कत हो रही है तो सिंपल बोल दो हक्कल रूल शुड बी फॉलोड। जल्दी लिखिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी हक्कल रूल में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी, फिर मैं अपनी ट्रिक से बताऊंगी कि कैसे आपको एरोमेटिसिटी ये सब ध्यान रखनी है, क्योंकि बच्चे कई बार इस वाले 4n+2 से कंफ्यूज हो जाते हैं। शाबाश, लिखो सारे। यस, डीलोकलाइजेशन, प्लेनरिटी, हक्कल रूल, ये 3 मेन पॉइंट्स हैं, ये 3 मेन क्राइटेरिया हैं फॉर डिसाइडिंग कि वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। ठीक है, चलिए उसके बाद हक्कल रूल क्या है? अभी मैंने बोला हक्कल रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n बेटा कहां से कहां हो सकता है? 0 से 0 1 2 3 हो सकता है। अच्छा, अब देखो अगर मैं n की वैल्यू बच्चे 0 पुट करूं, इधर देखिए, शाबाश जो बच्चे लिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मतलब जगे हुए हो तुम, जगे हुए हो। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया ये क्लास में तुम्हें जब तक तुम पूरा टॉपिक पढ़ लोगे 12:15 तक, तुम्हें लगेगा मैम ऑर्गेनिक इतनी भी आसान होती है। ऑर्गेनिक का सबसे इजी टॉपिक है पूरी 11th 12th का। अरे ये कौन, ये किसने लिख दिया, इतना स्पैम कौन कर रहा है? रुक जा लक्ष्य, मेरा हैंग हो जाएगा फोन, 3 साल हो गए फोन को, अभी टाइम आने वाला है इसका। ठीक है, तो n = 0 में क्या होगा एक बार देखना, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे? 4 × 0 + 2 कितने हो जाएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कि बच्चे एक डबल बॉन्ड होगा उसमें, समझ रहे हो? एक डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो बच्चे, मैम एक बार और बता दीजिए। बेटा अगर n की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो उसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? एक डबल बॉन्ड होगा वहां पे। ठीक है, अगर n की वैल्यू मैं 1 ले लूं तो 4 × 1 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो, यस मैम। तो यानी कि कितने डबल बॉन्ड होंगे? 3 डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, अगर n = 2 ले लूं बच्चे तो क्या होगा? 10, यानी कि कितने डबल बॉन्ड? 5 डबल। बहुत बढ़िया, एक और ले लो, n अगर 3 ले लूं तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, डबल यानी कि कितने डबल बॉन्ड होंगे वहां पे? 7 डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये है हक्कल रूल। अगर वो कह रहे हैं कि अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनरिटी भी है और आपका डीलोकलाइजेशन भी है या कंजुगेटिव सिस्टम भी है तो वो एरोमेटिक होगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनरिटी है, कंजुगेशन है तो एरोमेटिक होगा। 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अलोंग विद प्लेनरिटी एंड कंजुगेशन, तो भी वहां पे क्या होगा? एरोमेटिक होगा। ये तो बात हो गई सारे एरोमेटिसिटी की जो आपकी बुकिश लैंग्वेज है, क्योंकि आप बुक्स तो पढ़ोगे और पेपर में भी क्वेश्चन आने हैं आप लोगों के एरोमेटिक से, चाहे आपके बोर्ड के हो चाहे आपके नीट के हो। अब मेरी बात सुनो कि मैं ट्रिक कैसे बताने वाली हूँ आपको बच्चों। तो ट्रिक ये है, ध्यान से सुनना आप लोग।
ट्रिक ये है, अगर तुम लोगों को पहचानना है कि एरोमेटिक है या नहीं, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ डबल बॉन्ड काउंट करेंगे। रिंग में डबल बॉन्ड काउंट करेंगे। अगर बच्चे ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जैसे लाइक 1, 3, 5, 7, इस तरीके से, तो आपका वो स्पीसीज कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। लेकिन ध्यान रखना, डीलोकलाइजेशन प्लेनरिटी तो देखनी ही पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर से रिपीट करूं, अगर ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है जैसे 1, 3, 5, 7, तो वो एरोमेटिक होंगे। आपको ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, फिर इस फॉर्मूले में पुट करके देखोगे, नहीं, ये नहीं करना है। जस्ट यू हैव टू मेमोराइज दिस कि अगर ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, एरोमेटिक होगा। ठीक है, क्या आते भी है मतलब? अरे ये कितने हैं, इधर आओ, इधर आओ हर्षित, कितने हैं डबल बॉन्ड, ये बताएगा कोई मुझे? 3 है। तो क्या है ये, एरोमेटिक। अभी पल्ले पड़ा क्या बोल रही हूँ हर्षित जी? ठीक है, हाँ 3, हाँ। चलिए देखो, जैसे मैंने ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल करने हैं, कुछ आप भी करेंगे, आप लोगों का भी टेस्ट लूंगी मैं। देखिए, पहले तो जो मैंने बातें बोली हैं उनको अप्लाई करते हैं, क्या ये एरोमेटिक है भी कि नहीं है। तो देखो बच्चे, यहाँ पे कितने पाई, पहले तो देख लो। डीलोकलाइजेशन है, यस मैम, झमाझम हो रही है। प्लेनरिटी है, यस मैम, एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तीसरा, क्या ये हक्कल रूल को फॉलो करता है, या मैं सिंपल बोलूं, क्या ये इसमें ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, या आप बोलो पाई बॉन्ड इज बेटर, पाई बॉन्ड बोल दो, पाई बॉन्ड बेटर वर्ड रहेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक। ठीक है जी, इसमें आओ, इसमें कितने हैं, 1, 2। आप 2 नहीं बोलोगे, ध्यान रखना, अगर तो लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, वो किसके बराबर होता है, 1 पाई बॉन्ड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 पाई बराबर होता है, ध्यान रखना। तो इसमें टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3। क्या ये एरोमेटिक है? यस। नाम भी ध्यान रखो, फायदे में रहोगे। अभी बेशक याद ना हो, बट इसको दिमाग में जरूर रखना है। इसका नाम होता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन। 5 कार्बन है, साइक्लिक रिंग है, ठीक है, अनायन लगा हुआ, इस वजह से ये लिखा हुआ है। डबल बॉन्ड है इसलिए डाइइन लगा हुआ है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल अनायन। सिर्फ ध्यान में रखना, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, अब ये देखो, इसमें क्या है, 1, 2, 3 एरोमेटिक, और देखो सारे ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और कंजुगेशन भी है। कंफर्म करो, है कि नहीं है? यस मैम। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है, साइक्लोहेप्टा, क्योंकि 7 मेंबर रिंग है। ट्राइन मतलब 3 डबल बॉन्ड है। इनाइल आपको पता है ये क्यों लगता है, केटायन। ठीक है, तो साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल केटायन, और इसका दूसरा नेम होता है ट्रोपोलियम आयन, और इस नाम से क्वेश्चन बहुत आता है। ट्रोपोलियम आयन कैसा है, एरोमेटिक, और बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल। हाँ जी, बोलो कोमल। मैम अगर पाई बॉन्ड्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉन पे लोन पेयर भी होगा, तो वो 4 काउंट हो जाएंगे ना? नहीं, 4 कैसे होंगे बेटा? मैम अगर 3 पाई बॉन्ड्स है और एक लोन पेयर है तो ना 4 नहीं होंगे? लोन पेयर किसके 2 लोन पेयर को ही हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ दिखा रहे, डजंट मीन कि लोन पेयर अलग है और नेगेटिव चार्ज अलग है। तो 1, 2, 3, अगर मान लो ऐसा भी लिखा आ जाए, ऐसा भी लिखा आ सकता है 1, 2, 3, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है। क्या बोल रहे हो लक्ष्य? ये लोन पेयर एंड माइनस चार्ज एक ही कार्बन पे होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, अलग कहाँ लगा दोगे उसको? ठीक है, हाँ बेटा। मैम इसमें जो भी है उसको तो हमने एरोमेटिक कह दिया, बट मैम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो एरोमेटिक नहीं हो? अभी आ रही हूँ बेटा अंजलि, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। ठीक है, बेसिकली 3 आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। एरोमेटिक पढ़ना है, नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं, एंटी एरोमेटिक कौन से होते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको एरोमेटिक बता रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये वाला देखो, अगर मैं और एग्जांपल यहाँ पे लिखना चाहूँ, ये एरोमेटिक है, बताइए है कि नहीं? क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? कंजुगेशन में तो है, प्लेनर भी है, एक पाई बॉन्ड भी है, तो ये भी एरोमेटिक है बच्चे। अभी बहुत एग्जांपल कराऊंगी, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे नजर मारो, ये सारे के सारे एरोमेटिक है। जब भी आपको, इधर आओ,
जब भी आपकी फ्यूज्ड रिंग होगी, फ्यूज्ड रिंग का मतलब समझते हो, आपस में एकदम फ्यूज है एक दूसरे में, तो आपको ओवरऑल पूरे कंपाउंड में देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 ओड है, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ध्यान रखना, एक पाई बॉन्ड में देखो ना कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, कहीं पता चले 5 पाई इलेक्ट्रॉन लिखा हो, ठीक है, ओके। क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या होता है बच्चे, एक सिग्मा एक पाई होता है, तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। हाँ, सारे एरोमेटिक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 एरोमेटिक, 1 2 3 4 5 6 7 एरोमेटिक, सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, आपकी प्लेनरिटी भी है, कंजुगेशन भी है, और जो मैंने बोला और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वो भी होने चाहिए, तो है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है। जी मैम। यस मैम। वहां पर लिखा, मैम लिखा आएगा क्या कि क्या बोल रहे हो मैम, लिखा आएगा क्या वहां पर एग्जाम में कि पाई बॉन्ड भी होगा, वो आपको स्ट्रक्चर बना के देंगे ना बेटा, हर्षित जी स्ट्रक्चर बना के देंगे आपको, फिर आपको पहचानना है सारा। हाँ मैम जी, हाँ ठीक है, तो ये वाली चीज है, ध्यान रखना, और इसके नाम भी याद रखना बच्चे, नेप्थलीन। अच्छा, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अरे ये नहीं लिख के देंगे आपको, फिर तो फिर आप ही क्या करोगे, फ्री के नंबर दे देंगे वो, ठीक है। मेरी स्लाइड में तो आपके रेफरेंस के लिए लिखी रहती है सारी चीजें, क्वेश्चन जब मैं देती हूँ तो मेंशन करके देती हूँ, ये क्वेश्चन है, ये तुम्हें करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा तुम्हारा, ये भी नहीं लिखा आएगा, सिर्फ ये बने हुए आएंगे डायग्राम, बस खत्म। इसका नाम एंथ्रासीन होती है, और 3 रिंग इस तरीके से होती है, तो वो बोलते हैं फेनेंथ्रीन, देख पा रहे हो, ये एंथ्रासीन है, ये फेनेंथ्रीन है, नेप्थलीन है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। उसके बाद चलो ऐसे आएंगे क्वेश्चन, क्या नाम है, हर्षित ही बताएगा, अब हर्षित बहुत बोलता है लेकिन क्वेश्चन का जवाब नहीं देता बिल्कुल भी, ठीक है। तो बाकी जिसको आते हैं जस्ट रेज योर हैंड, बाकी इसका आंसर हर्षित जी बताएंगे। हर्षित अपना माइक अनम्यूट करो। लक्ष्य शांति बताओ, आपको क्या बताना है, इनमें से कौन सा एरोमेटिक है और वाई। हाँ, तो पहले वाला एरोमेटिक है हर्षित, पहला नहीं है, ओके। देखिए बच्चे, ये पहला वाला नहीं है, 1 2 3 4 है, यहाँ पे कितने होने चाहिए थे, 3 होने चाहिए थे आपके, डबल बॉन्ड है ना, तो ये वाला तो नहीं है। सेकंड वाला है 1 2 3 4 5, ये वाला है, वाला है। देखो अब ये नहीं है, तो इसमें अलग अलग देखोगे, 1 2 3 1 2 3, अगर क्योंकि आप ओवरऑल चेक करोगे तो वो नहीं आएगा फिर आंसर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, 1 2 3 ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, तो यस ओवरऑल आपका मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। ये है नहीं मैम, ये ठीक है। उसके बाद ये चेक करो, ये फ्यूज्ड है, 1 2 3 4 5, यस मैम, ये है क्या मैम यस मैम नहीं है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, ये sp3 हाइब्रिडाइज, फंस गए, तो ये भी नहीं है। तो यानी कि इसमें से कितने हो गए आपके, 3 है, थर्ड वाला, फिफ्थ वाला और सेकंड वाला आपका क्या होगा, एरोमेटिक। मैम लास्ट वाला बता दीजिए एक बार। लास्ट वाला बेटा, अपनी जो एरोमेटिसिटी की कंडीशन थी वो क्या थी, कंजुगेशन डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए, पहली बात है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन देखो हो रही है, मान लिया हो रही है, लेकिन पूरे कंपाउंड में नहीं हो रही, ठीक है। सेकंड प्लेनरिटी होनी चाहिए, sp2 होना चाहिए, बट ये तो sp3 है ना बेटा कार्बन, तो इसकी कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, तो बेशक उसमें 3 पाई बॉन्ड हो, कुछ भी हो, वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो ये थर्ड वाले में मैम बेटा एक एक करके बोलो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, हाँ बोलो। मैम जो 5th वाला है उसमें जो फ्यूज जो है, तो उसमें तो 2 ही पाई बॉन्ड वो है मैम। क्यों 3 5 है ना, 1 2 3 4 5, मैम आपने कहा था कि अलग अलग देखना है। फ्यूज्ड में तो एक साथ देखना है, अगर इस तरीके से रिंग हो अलग अलग, तो उसमें आप इंडिविजुअल रिंग में देखोगे कितने पाई बॉन्ड है बेटा, ठीक है, ओके समझे। अगर फ्यूज्ड है तो उसको पूरा एज अ कंपाउंड मान के देखना है कितने पाई बॉन्ड है, अगर इंडिविजुअल है, जैसे ये देखो ना, ये फ्यूज नहीं है आपका, ठीक है, अलग अलग बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो आप क्या करोगे, इसमें इंडिविजुअल चेक करोगे कि पाई बॉन्ड कितने हैं,
मैम ये फोर्थ वाला जो कंडीशन है उसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। फोर्थ वाली कौन सी बेटा? अच्छा मैम इसमें ओके, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ओड है तो वो एरोमेटिक होगा बेटा, बस यही बोला मैंने। अब चेक मैम कर ये लो समय। किस चीज का है? हाँ जी, मैम ये फोर्थ वाला जो स्ट्रक्चर है। कहाँ है फोर्थ? ये तो आपका साइक्लोब्यूटीन है बेटा। ओके मैम। चलिए, साइक्लोब्यूटा नाम दे सकते हो आप। साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइईन का स्ट्रक्चर है ये तो। ठीक है, आगे आइए, ये वाला बताइए। हम ध्यान से सोचना कि क्या बोल रही है मैम। जितना मैंने समझाया अभी तक, मैंने आपको सिर्फ एरोमेटिक देखना ही सिखाया है। आगे मैं एंटी एरोमेटिक भी देखना सिखाऊंगी और नॉन एरोमेटिक भी। पहले आप ये कर लीजिए। पहला क्या है? एरोमेटिक है क्या? नो मैम। दूसरा है नो मैम। नो मैम। यहाँ पे sp3 है ये। तो सी वाला है नो मैम। क्या बात? डी वाला है? नो मैम। यस मैम। आ जाओ, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, इधर आओ। आप क्या बोलोगे? 1 2 3 एंड 4, यही बोलोगे यस जितना Yes. आपको पता है। कौन सा बेटा? कौन से वाला कह रहे हो? सी वाला? सी वाले में देखो ना कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 है ना। तो 4 को कैसे कंसिडर करोगे एरोमेटिक में? ठीक है, हाँ। तो इसमें बेसिकली क्या होता है बच्चों, ध्यान देखना। इसमें रेजोनेंस तो हो रही है, देखो डीलोकलाइजेशन तो हो रही है, ठीक है, होगी। लेकिन ध्यान रखना, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, लेकिन जो डीलोकलाइजेशन में एक ही लोन पेयर जो है पार्टिसिपेट करता है। ये रूल होते हैं जो मैंने कहा था, टाइम के साथ तुम्हें पता चलेंगे। ठीक है, एक टाइम पे एक ही लोन पेयर जो है डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और आपको वही पाई बॉन्ड, वही इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं व्हाइल कंसिडरिंग द एरोमेटिसिटी, कि कौन से डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं। कौन कौन जा रहा है? 1 2 3, तो कितने हो गए यहाँ पे? 3। और अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा आपका? एरोमेटिक। ठीक है, 3, इसको आप 3 पाई बॉन्ड बोल दो, क्योंकि मैंने जो सिखाया है। क्योंकि एक ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? 1 पाई बॉन्ड के बराबर होते हैं। नेगेटिव चार्ज हो वो भी क्या हो? 1 पाई बॉन्ड के बराबर होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या होगा? ये एरोमेटिक होगा। फिर से बता दूं, आइए इसकी जगह एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। जैसे मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ, ये है तुम लोगों का, ठीक है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3 और 1 लोन पेयर, ऐसे ही होता है उसके पास। अब ये एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा? प्लीज होगा, प्लीज यस क्या? मैम। हाँ होगा। ठीक है, क्यों? 1 2 3 एक ही लोन पेयर है और ये डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं, तो उसी को हम काउंट कर रहे हैं। आप बेशक नोटिस कर लो जितने भी मैंने आपको बताया, बेशक ये देखो ये एरोमेटिक है, तो ये सारे के सारे डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं, देख रहे हो? यस ठीक है? मैम। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना। यहाँ पे भी कितने हो गए? 1 2 3, तो ये भी क्या होगा? एरोमेटिक होगा। इसका नाम क्या होता है बच्चे? पायरोल। क्या नाम होता है इसका? पायरोल। ध्यान रखो, इनके नाम काम आएंगे। अभी बेशक याद ना हो चलेगा, बट आगे जाके याद हो जाएंगे तुम्हें धीरे धीरे। इसका नाम होता है फ्यूरान। और ये मैंने याद करो जब तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में, जब मैंने ऑर्गेनिक फर्स्ट क्लास ली थी, तो देखो ये कैसे है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक में मैंने इनका नाम लिखा होता। मैंने कहा तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों एरोमेटिक है। आई होप अब समझ में आ गया होगा कि कैसे ये एरोमेटिक है, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। पेनर्टी भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब पेनर भी है, कंजुकेशन भी है, और हक्कल रूल को भी ये क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक और देख लो। एक होता है आपके पास थायोफीन, ये देखो सल्फर भी ऑक्सीजन का ही भाई है, उसी की फैमिली में आता है। तो इसके भी क्या है, अगर 2 लोन पेयर है लेकिन एक टाइम पे एक ही डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, दूसरे वाले को तो छोड़ दिया ना आपने। तो जब छोड़ दिया उसको क्यों काउंट कर रहे हो एरोमेटिसिटी में? तो 1 2 3, तो ये भी क्या होगा? एरोमेटिक होगा। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है थायोफीन। सल्फर के लिए हम थायो लगाते हैं बेटा, थायोफीन। देखिए एक बार नजर मार लो सबको और कंफर्म करो, ठीक है मैम, ताकि मैं और तो डी एग्जांपल। वाला एरोमेटिक होगा? यस, डी वाला ऑल्सो एरोमेटिक। बी, हाँ डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ए सी एंड बी एरोमेटिक नहीं है, डी वाला एरोमेटिक है हर्षित। ठीक है, एक टाइम पे एक ही लोन पे डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। दोनों को तो करवा ही नहीं सकते ना बच्चे,
या तो आप नीचे वाले को करो या ऊपर वाले को कराओ। और जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। उसी को हम एरोमेटिसिटी में काउंट करेंगे। ठीक है क्या? आगे चले, कोई नहीं टेंशन ना लो, अभी 10-15 स्ट्रक्चर तुमसे बनवा के देखूंगी। चलिए, उसके बाद है एंटी एरोमेटिक। उसके बाद है बच्चों एंटी एरोमेटिक। ये देखो, ये क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का टेस्ट है तुम लोगों के लिए। इधर आओ। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होता है बच्चे, इसके लिए भी साइक्लिक होना चाहिए। ध्यान से सुन लो, फिर कहोगे मैम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में कंफ्यूज हो गए। साइक्लिक होना चाहिए, यानी कि कंजुगेशन होनी चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए, साइक्लिक सिस्टम तो उसमें भी होना चाहिए। अगर नहीं लिखा हुआ तो मैं ऐड कर देती हूँ इसमें, हाँ यहाँ पे ऐड कर लो, साइक्लिक भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो साइक्लिक, प्लेनरिटी इसमें भी होनी चाहिए, कंजुगेशन एंटी एरोमेटिक में भी होनी चाहिए। फिर अलग क्या है, अलग ये है कि इसमें क्या होना चाहिए, विच हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये तो वही आ गया, अरे भाई, एंटी एरोमेटिक में क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होने चाहिए। उसमें क्या था, एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि n अगर 1 ले लूं तो क्या हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन बच्चे, यानी कि 2 पाई बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड। अगर n 2 ले लूं तो कितने हो जाएंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 हो जाएगा तो 12 पाई। बेसिकली 4 की टेबल चल रही है। तो अगर मैं इसके लिए ट्रिक बना के दूं तुम लोगों को, तो ट्रिक ये है कि अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है बच्चों, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। साथ ही साथ लेकिन ध्यान रखना, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, पूरा कंपाउंड। और अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। अगर ये सब कंडीशंस है लेकिन ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो वो कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, एरोमेटिक वाली कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक आता है नॉन एरोमेटिक। यहीं पे बता देती हूँ मैं, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्या होता है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। ये सबसे इजी होता है पहचानना। अगर इनमें से आपको कहीं पे भी दिखे कंजुगेशन टूट रही है, कंजुगेशन किसी भी पॉइंट पे ब्रेक हो रही है, या मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कहीं पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वो क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। और वो कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में चला जाएगा। एक बार बता दूं, एरोमेटिक में क्या होना चाहिए, साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, एंटी एरोमेटिक। अगर सिस्टम ही नॉन प्लेनर है, जहां पे भी कंजुगेशन जिस पॉइंट पे भी ब्रेक हो रही है, मतलब वो कौन सी वाली कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक वाली कैटेगरी में आ जाएगा। बताओ, ठीक है? तो ये क्वेश्चन दूंगी, अगर कोई डाउट अब तक तो प्लीज पूछो। मैम नॉन एरोमेटिक वाले एक बार बता दीजिए। नॉन एरोमेटिक मतलब होता है नॉन प्लेनर। अभी एग्जांपल मैं करवा दूंगी उसके, अभी आगे आएंगे। सिंपल सी बात है बच्चे, जो हाँ sp3 वाले नॉन एरोमेटिक होंगे, ज्यादा सोचना ही नहीं है इसमें। जबकि एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में मैं क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, sp2 होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। मैम जो हमने अभी एग्जांपल्स किए उसमें एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का ही था ना? हाँ बिल्कुल थे, आइए देख लेते हैं एक बार, तुमने बोला है तो बिल्कुल। चलो, अगर मान लो मैं इनको क्लासिफाई करूं, ये तो वैसे इन्होंने एमसीक्यू पूछा था कौन सा एरोमेटिक है, तो हमारा आंसर ये था। बट अगर मैंने अब तुम्हें तीनों पढ़ा दिया तो आप ये बता सकते हो यहाँ पे क्या है, कितने पाई बॉन्ड है, 2 इवन नंबर है, तो ये एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। मैम बट इसके अंदर ऊपर वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना? sp2 है, किसने बोला sp, कार्बोकेटाइन की कली तो बताई थी sp2 होती है। अच्छा, हाँ सॉरी। ठीक है, ये देखो ना, 1 2 3 sp2 है इसकी। ठीक Yes. है, और कंजुगेशन में भी है, देखो तनिष्का, यस पोस्ट कंजुगेशन है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये भी कंजुगेशन में प्लेनर है लेकिन एंटी एरोमेटिक होगा। ये देखो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन नॉन प्लेनर, बेशक हक्कल रूल को फॉलो करता हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी पहली 2 कंडीशन ही वो हो गई खराब, तो नहीं होगा, तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, और देखो, और भी आई थिंक यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल कराए थे। ये वाला देखो जिसको मैंने क्रॉस मारा था, ये देखो 4, यहाँ पे तुम क्या बोलो, ठीक है, अभी के लिए तुम एंटी एरोमेटिक लिखो, मतलब तुम, मैं लिखूंगी यहाँ पे नॉन एरोमेटिक। अभी बताऊंगी ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये नॉन प्लेनर होता है। ठीक है, अरे क्या बोल रहे हो अर्शित, शिवानी, नॉन प्लेनर होगा ना एंटी एरोमेटिक, क्या बोल रहे हो?
शिवानी पढ़ा रही है कि तुम्हें क्लास में, या मैं पढ़ा रही हूँ? हर्षित, एक चीज को अपनी नोटबुक में क्यों नहीं लिख लेते हो? मैं बोल रही हूँ जो नॉन प्लेनर होगा वो नॉन एरोमेटिक होगा। साइक्लिक प्लेनर कंजुगेशन ओड नंबर एरोमेटिक, साइक्लिक प्लेनर कंजुगेशन इवन नंबर एंटी एरोमेटिक। हाँ शिवानी, तुमने सही लिखा है। नॉन प्लेनर एरोमेटिक, सॉरी नॉन प्लेनर नॉन एरोमेटिक होगा। ये एरोमेटिक था, बता दिया, ये भी एरोमेटिक था। अब यहाँ पे देखो इवन नंबर ऑफ वो है पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे देखो ये क्या होगा, कौन बताएगा? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। थोड़ा सा टाइम दो सोचने के लिए, क्योंकि नई चीजें। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये बताओ मुझे, ये तो हमने देख लिया एरोमेटिक, ठीक है? लेफ्ट कर दिया हर चीज ने ना। मेरे से डांट खाओगे अगर क्लास में डिस्टरबेंस मेरे को दिख गई तो। ये नहीं कि ऑनलाइन पढ़ते हो टीचर कुछ नहीं कह सकती। चलिए ये वाले क्वेश्चन है, 10 नंबर का टेस्ट है बच्चों, अच्छे से करो, जो गलतियां होंगी वो हम मिलके देखेंगे, ठीक है? अब ये तुम्हारी बारी है, ये करो। और भी क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, उससे पहले एक टॉपिक कराऊंगी, फिर तुम्हारी बारी दोबारा आएगी। चलिए ये कीजिए, 10 नंबर का टेस्ट है तुम लोगों का, आराम से करो, टेक योर टाइम। 11:44 हुई है, तुम्हें मैं 3 मिनट और दे रही हूँ। 11:48 पे मैं तुमसे पूछूंगी। देखो 3 मिनट दे रही हूँ, सो दैट तुम सोच समझ के करना। सारी कंडीशन को एक जगह पे लिख लो, बाकी तो मैं समराइज करूंगी आफ्टर द क्लास। जितना आता है उतना ही करो बस। एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है? एंटी एरोमेटिक में और नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, यानी कि पूरा सिस्टम तुम्हारा प्लेनर होना चाहिए और कंजुगेशन में होना चाहिए, जबकि नॉन एरोमेटिक में कंजुगेशन में नहीं होगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे कंजुगेशन ब्रेक होगी। नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स आर नॉन एरोमेटिक, बस यही एक रूल ध्यान रखो इसका। ओके मैम। चलिए अब करो, आराम से करो। जिसने कर लिया बहुत बढ़िया, 2 मिनट और दे रही हूँ। मैम हाँ बेटा। मैम जो नॉन एरोमेटिक होंगे वो नॉन मतलब नॉन एंटी एरोमेटिक भी हो सकते हैं। नॉन एरोमेटिक कैसे एरोमेटिक हो सकते हैं बच्चे? नॉन एरोमेटिक का मतलब ही ये नॉन प्लेनर। चलो तुम एग्जांपल से बताऊंगी, तुम लोग को नहीं पल्ले पड़ रही है ये बात तो। नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक नहीं हो सकते, नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकते, ध्यान रखो। मैम 8th वाला है वो नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है ना? कौन से वाला बेटा? 8th वाला। हाँ Okay, इसको ma'am. बना सकते हो, ऐसे बना लो अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है तो, ऐसे करके, ताकि तुम्हें क्लियर दिखाई दे कि कितने पाई बोन्स हैं। कोई बात नहीं, कुछ तुम करो कुछ मैं कराऊंगी, डोंट वरी। तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे 11 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर लिए हैं। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलिए आई थिंक आंसर मैच करने का टाइम आ चुका है। आइए, ये तो सबसे इजी दे दिया मैम आपने, एरोमेटिक। ठीक है, सेकंड 1 और 2 एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे माइनॉरिटी ही डिस्टर्ब होगा। देखो पूरे पूरे मॉलिक्यूल में कंजुगेशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ यहीं पे ही है बस, ठीक है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये, तो ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट वाला बताइए, फोर्थ वाला। नॉन एरोमेटिक। एन लिख रही हूँ मैं उसको, ठीक है? शाबाश, बहुत बढ़िया चल रहे हो। ये वाला बताइए, एरोमेटिक। ये वाला बताइए, 6th वाला। एंटी एरोमेटिक। बहुत बढ़िया। ये वाला बताइए, 7th वाला। एरोमेटिक। वो बहुत ही बढ़िया। देखो 1 2 3 नेगेटिव चार्ज को भी आपको एक पाई बॉन्ड कंसिडर करना, और ये वाला तो एरोमेटिक है। ये बताइए 9th वाला। नॉन एरोमेटिक। नहीं बच्चे, नॉन कैसे? एरोमेटिक। अभी बताया ना, फ्यूरान। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। 1 2 3 इसको तो कंसिडर नहीं करोगे। अगर 2 लोन पेयर है तो एक लोन पेयर ही डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा एट वन टाइम, ठीक है? तो आपको वही कंसिडर करना है। तो 1 2 3 एरोमेटिक। ये वाला बताइए, एंटी एरोमेटिक। देखो यहाँ पे हो सकता है तुम लोग कंफ्यूज हो, इधर आओ।
पहली बात है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, बना रखे, और एक इसके पास लोन पेयर भी होगा। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि 1 2 3 4, तो गलत लग रहा है। इसके सिर्फ डीलोकलाइजेशन में ये 3 पाई बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इसकी 2 रीजन है। पहले तो देखो, पहले तो चीज मैंने तुम्हें बताया था कि अगर नाइट्रोजन के बिल्कुल साथ में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, फिर से मैं बोल रही हूँ, बेशक लिखना है लिख लो, नाइट्रोजन के जस्ट बाद ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन के लोन पे डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये भी देख लो, क्योंकि ये बाकी कार्बन क्या sp2 है, जबकि लोन पेयर देखो सेम प्लेन में होने चाहिए कंजुगेशन के लिए, बताया था ना रेजोनेंस की कंडीशन, सेम प्लेन में होना चाहिए, बट ये प्लेन क्या है, ऐसे है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाते, तो लोन पेयर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, और नहीं कर पाते हैं तो ये हिस्सा नहीं होंगे। तो 1 2 3 ये भी क्या होगा, एरोमेटिक, और इसका नाम होता है पीरिडीन। क्या नाम होता है बच्चों, पीरिडीन। ये तो आपने शायद पहले बताया था। हाँ मैं फिर लिख देती हूँ, अगर नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के जस्ट बाद डबल बॉन्ड है, तो lone pair of nitrogen will not participate in delocalization। ठीक है जी, एक तो ट्राई किया करो तुम लोग ना, जब मैं बोलती हूँ ना तो चैट बॉक्स में उस टाइम मत लिखा करो, फिर देखा। एरोमेटिक मेरे सारे सही गए, मेरे भी मैम। एरोमेटिसिटी खत्म नहीं, कहाँ खत्म, कहाँ खत्म, ये कौन करेगा, एनुलिन सिस्टम कौन पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, योर टर्न। ये 10 क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे मुझे, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस आएंगे। अभी छोटा थोड़ी ना बेटा एरोमेटिसिटी, ठीक है, आ जाइए। हाँ ऐसे थोड़ा ना 4 नंबर मिलेंगे, 42 स्टूडेंट्स हो गए हैं, इधर आओ। उसके बाद हम एनुलिन सिस्टम करेंगे। अब ये मैम एनुलिन क्या है, देखो एनुलिन सिस्टम मतलब होता है वो साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम, मतलब जिसमें कंजुगेशन तो होगी, साइक्लिक भी होगा, लेकिन कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपके सिलेबस में है 4 एनुलिन, 6 एनुलिन, 8 10 12 और 14, ये 4 है, 4 5 है। तो देखो ये जो ब्रैकेट में 4 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग, बस इतनी ध्यान रखना। और 4 एनुलिन का एग्जांपल मैं पढ़ा भी चुकी हूँ तुम्हें, ये देखो ये रहा, ठीक है। साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, ठीक है। एंटी एरोमेटिक था ना ये, ठीक है, एंटी एरोमेटिक। और बच्चे एंटी एरोमेटिक अगर मैं तुम्हें बताऊं, एंटी एरोमेटिक बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूं, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है ना बच्चे, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। कहीं पे भी अगर किसी रिएक्शन में एंटी एरोमेटिक बन रहा है कोई स्पीसीज, तो उसको तो सबसे बाद में फेंक दोगे, बिल्कुल ही अनस्टेबल होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसका एक पॉइंट है जो पेपर में आता है, ये जो आपका साइक्लोब्यूटाडाइइन जो मैंने बनाया है वो अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि एंटी एरोमेटिक है। तो ये क्या करता है, डाइमर में एग्जिस्ट करता है। डाइमर का मतलब समझते हो, ये देखो इस तरीके से, इस तरीके से, समझ रहे हो। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, कोई मुझे बताएगा, सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, रूम टेम्परेचर पे ये एंटी एरोमेटिक था बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन जैसे ही इसने डाइमर बनाया तो इसकी देखो कंजुगेटेड सिस्टम है वो लॉस्ट हो गया, अब वो क्या है, नॉन एरोमेटिक है। और हमें पता है नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एंटी एरोमेटिक, इसलिए ये इसमें बनना चाहेगा ना, तुम खुद सोच के बताओ। यस मैम, ठीक है, इसलिए ये होता है, ध्यान रखना। ये पॉइंट आने लग गया नीट में, पहले नहीं आता था यहाँ से क्वेश्चन, अभी 1-2 सालों से पूछा जा रहा है नीट में भी और जेईई मेंस में भी, कि जो एंटी एरोमेटिक होता है आपका ये साइक्लोब्यूटाडाइइन, वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, एग्जिस्ट इन डाइमर। डाइमर का मतलब समझते हो ना, 2 यूनिट डाइमर, ये 1 यूनिट थी, अब ये 2 में बन के कंबाइन हो गई है, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी, कैसे हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना बच्चे ये वाली, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं 6 एनुलिन। 6 एनुलिन का सबसे अच्छा एग्जांपल तुम लोगों को पता है, बेंजीन। देखो ये तो एरोमेटिक ही है,
ठीक है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ और ये तो तुम्हें बचपन से याद है, बेंजीन आपका एरोमेटिक होता है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों तुम्हारा 8 एनोलिन। याद करो, मैंने अभी एक एग्जांपल लिखवाया था तुम लोगों को, ये वाला, ये वाला। तुमने मुझे बोला था कि मैम ये एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि आपने हमें ये बोला था कि अगर ये जो 6 बच्चों ने हैंड रेस किया, कुछ पूछना है क्या आप लोगों को? अच्छा, मेरे को मैम समझ नहीं आया। कौन से वाला बेटा? मैम जैसे 4 एनोलिन लिया है तो 4 जो है हमारा बना रखा है, तो वो एनोलिन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे एनुलीन सिस्टम्स ही यही होते हैं जो साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम होते हैं, लेकिन उनपे कोई चार्ज नहीं होता। ये एनुलीन सिस्टम है, 4 एनुलीन, जिसको 6 एनुलीन बोलते हैं। 4 मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग, 4 कार्बन एटम है, 6 का मतलब 6 कार्बन एटम है, तो इसको हम 6 एनुलीन बोलते हैं। अब क्या है ये मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ, साइक्लिक कंजुगेटिंग सिस्टम विदाउट चार्ज। कोई चार्ज नहीं होगा इन सिस्टम्स पे, एनुलीन सिस्टम जिसको मैंने बोला है तुम्हें। ये सिस्टम वो थर्मोडायनेमिक्स वाला नहीं है, ठीक है। मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड लगा दो 1 मिनट के लिए। ये लो जी, लगा दी। आप हेडिंग डालिए 8 एनुलीन बेटा। 8 एनुलीन में आपके अकॉर्डिंग ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, क्योंकि जितना मैंने बताया है, क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए? कंजुगेशन होना चाहिए, और अगर इवन नंबर ऑफ 5 होना। लेकिन बच्चे ये जो स्ट्रक्चर है ना, ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये स्ट्रक्चर पता है कैसे एग्जिस्ट करता है? मैं बनाती हूँ इसको। ये तुम्हें थोड़ा टब सा दिख रहा है क्या? यस मैम। दिखना चाहिए, अगर नहीं दिख रहा तो दिखना चाहिए, क्योंकि ये टब लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ अपनी तरफ से, इसका बुक्स में नाम ही यही है, टब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अच्छा एक आएगा यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, एक मिनट रुको बच्चे। हाँ, इस तरीके से, ठीक है, ये टब लाइक स्ट्रक्चर। अब एक बात बताओ, ये सिस्टम कहीं से प्लेनर रह गया है क्या? कहीं से प्लेनर लग रहा है? ये बिल्कुल ऐसा तोड़ मड़ोड़ गया है, इसको ना बिल्कुल खत्म हो चुकी है इसकी प्लेनरिटी इस स्ट्रक्चर की वजह से, समझ रहे हो? इसीलिए ये जो 8 एनोलीन है ये नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल है। इसको लगा लो स्टार स्टार स्टार, जितने भी, ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है, एक ये है और एक और बताऊंगी मैं अभी, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है टब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नॉन प्लेनर होता है बच्चे। जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, ये जैसा दिख रहा है ये वैसा है नहीं, तो इसलिए नॉन एरोमेटिक है, ठीक है जी। यस मैम। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है 10 एनुलिन। 10 एनुलिन कैसे बनता है पहले मैं बना लूं, फिर उसके बाद तुम बनाना बेटा। मैम ये रूम टेम्परेचर पे ऐसे एग्जिस्ट करते हैं? हाँ, एंटी एरोमेटिक बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। हाँ यस, जो इसका अगर आप देखोगे इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमें देखने में, क्योंकि हम नोटबुक पे ऐसे बना रहे हैं कि ये, क्योंकि पेपर में भी ऐसे ही बना के देंगे, पेपर में ये नहीं बोलेंगे, अगर यही बना देंगे तुम तो फट से लिख दोगे नॉन एरोमेटिक, समझ रहे हो? तो वो ऐसे बना के देगा सो दैट तुम कंफ्यूज हो और यहाँ पे एंटी एरोमेटिक लिख के आओ। लेकिन एक्चुअल में जो इसका स्ट्रक्चर देखा गया, ऑब्जर्व किया गया है, वो टब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नॉन प्लेनर है, ठीक है बेटा। 6 एनोलिन एरोमेटिक होता है। फिर से बोलो 6। हाँ ये रहा ना बेंजीन, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है बेटा। ओके मैम। हाँ कहाँ ध्यान है, इधर ध्यान दो सारे, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, अब ये देखो, यहाँ पे हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो मैम 1 2 3 4 5 एरोमेटिक है, देख पा रहे हो आप? आपको लगेगा 1 2 3 4 5 एरोमेटिक है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या होता है बच्चों? नॉन एरोमेटिक। क्यों होता है ऐसा? रीजन भी है। रीजन ये है कि जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक H, तो इन H में रिपल्शन होने की वजह से आपका जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, अपनी पोलैरिटी खत्म कर देता है, जिसकी वजह से कंजुगेशन नहीं हो पाती अच्छे से। और अगर कंजुगेशन नहीं हो पाती तो वहां पे एरोमेटिसिटी का कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। यही तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तभी मैंने इसको अलग से बताया है, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन 2 हाइड्रोजन। देखिए जो ऐसा निकल रहे हैं ना अलग से, उनके बीच में रिपल्शन की वजह से जो है नॉन एरोमेटिक हो रहा है।
लेकिन एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपके डाउट है वो लेती हूँ। लेकिन हम इस नॉन एरोमेटिक सिस्टम को एरोमेटिक भी बना सकते हैं। कैसे, कोई सोच के बताएगा? चलो मैं बताती हूँ। एक बात बताओ, जो ये हाइड्रोजन हमारे रास्ते में ऑब्स्टेकल क्रिएट करे, अगर मैं इसको खींच के ही कहीं ऊपर लगा दूं तो एरोमेटिक बन जाएगा ये? क्योंकि यही तो हमारा क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना हमारे ये। तो अगर मैं इन 2 हाइड्रोजन खींच के ऊपर लगा दूं तो क्या हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? यस मैम। चलिए देखो मैं कैसे लगाती हूँ, देखना एक बार ध्यान से। मैम ग्रुप लग जाएगी। नहीं देखो तो सही, अरे तुम तो ना एस्ट्रोलॉजर हो, बड़ा प्रिडिक्ट करते हो। ये देखो इस तरीके से, ये 2 हाइड्रोजन थे, खींच के ऊपर लगा दिए। अब ये 2 हाइड्रोजन जो पंगा क्रिएट कर रहे थे उसको ही हमने रास्ते से हटा दिया। तो अब देखो, अब ये मस्त तुम्हें दिख रहा होगा एरोमेटिक, हाँ ठीक है? तो इसलिए मैंने हाँ जी बेटा। मैम, एस्ट्रोलॉजर जो है वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट करते हैं चीजों को। और क्या, वही तो हमारा भविष्य बताते हैं। सुपरस्टिशियस होते हैं ना हम लोग कई, काफी। चलो ओके चलिए ठीक है। हाँ बेटा, हाँ अब अपना डाउट बोलो। अब मैं बैठी हूँ, आराम से बोलो फिर, क्योंकि तुम लोगों से ही क्वेश्चन कराने हैं मैंने। हाँ जी बेटा। दक्ष कुछ कहना है? सुहानी? मैम जो टब लाइक स्ट्रक्चर है उसमें तो sp2 हाइब्रिडाइज है बट हाँ बिल्कुल, मेरे को पता था एक स्टूडेंट ये पूछेगा। आई नो sp2 है, लेकिन ये प्लेनर ही नहीं है, कंजुगेशन ही नहीं होगी इसमें, ठीक है? कंजुगेशन होएगी ही नहीं इसमें, और ये प्लेनर भी नहीं रहा है। देखो प्लेनर का और कंजुगेशन ना दोनों आपस में एक जैसे ही हैं। अगर कंजुगेशन नहीं होगी तो वो प्लेन, जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे भी कितने थे, 1 2 3, हमें लग रहा था कंजुगेशन, लेकिन ये क्या है, प्लेनरिटीज की डिस्टर्ब हो गई। यहाँ पे भी यही है, लगेगा आपको, लेकिन यहाँ पे भी देखो टब लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इसकी प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो गई। गेटिंग माय पॉइंट? तो जिसकी वजह से कंजुगेशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ये नॉन एरोमेटिक था, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ बहुत सारे स्टार लगा दिए, ताकि जब आप इसको रिवाइज करें तो अच्छे से कर ले। ओके, 12 एनुलीन और 14 एनुलीन का स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा नहीं है कि बनता नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो 12 एनुलीन आप ध्यान रखेंगे। 12 एनुलीन का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा? क्या ये एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा? कोई मुझे बता पाएगा? 12 एनुलीन एंटी एरोमेटिक। एंटी होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 पाई होंगे, मतलब इवन नंबर होगा, ठीक है? तो ये एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा, और ये 7 पाई बोन, तो ये एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। एंटी नहीं बेटा, एरो, यस मैम। ठीक है? अब तुम्हारी टर्न है, 10 नंबर का टेस्ट है, अपने आप को 10 नंबर देंगे। सोच समझ के करना, यहाँ पे तुमसे दिक्कतें भी होंगी, गलत भी होंगे यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि कुछ कुछ चीजें तुम ऐसे सोचोगे अरे ये भी हो सकता है। तो एक बार अपना बेस्ट दे दो, फिर उसके बाद में सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाती हूँ। चलो जी, हो जाओ स्टार्ट। 12 कितने, अभी 12:01 हुई है, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। फिर इसके बारे क्या है? अच्छा मैंने देखो लिखा तो है नहीं। ठीक है, आपको ना क्लासिफाई करना है, करना शुरू करो। क्लासिफाई द फॉलोइंग सिस्टम इनटू एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। मैं ऊपर लिख देती हूँ। मैम एनिलीन नहीं बताना? नहीं, एनुलीन ही जितने दे रखे हैं वो बताना। एनुलीन, अरे एनुलीन तो नाम है, उसमें भी तो बेसिकली अल्टीमेट तो आप एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिक है या नॉन एंटी एरोमेटिक है, वही तो प्रिडिक्ट कर रहे थे ना बेटा। वो आपको लिख के नहीं आएगा, एनुलीन सिस्टम है, वो आपको नहीं लिख के देगा, सिर्फ स्ट्रक्चर बना के देगा वो, ठीक है? आई होप कि बनाने शुरू कर दिया आप लोगों थर्ड ने। वाला स्ट्रक्चर थोड़ा समझ नहीं आ रहा। बने हुए समझ में नहीं आ रहा क्या? यस मैम, थर्ड वाला। थर्ड वाला कहाँ है? अच्छा ये 8 मेंबर्ड रिंग है बच्चे, यहाँ पे बोरोन लगा हुआ है, बोरोन है, Bi, ठीक है? फिफ्थ वाले में कंफ्यूजन हो रही है। फिफ्थ वाले में स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा या वैसे कंफ्यूजन हो रही है? मैम वैसे कंफ्यूजन हो अच्छा रही है। छोड़ दो फिर उसको, बाकी कर लो, छोड़ दो फिफ्थ वाला, जिसको भी कंफ्यूजन हो रही है तो इसको मैं करवाऊंगी। ये वैसा लग रहा है थर्ड वाला स्ट्रक्चर, जो वो नहीं होता एयर बलून, कौन सा होता है, एयर बलून बोलते हैं क्या उसको? यस मैम। हॉट एयर बलून। हाँ वैसा लग रहा है। यहाँ पे बीच में एक टंगा हुआ बंदा, वो उड़ के जा रहा है। हाँ हॉट एयर बलून, हाँ। मैम ये वाले तो हो गए। बाकी भी बताओ, सो दैट मैं आगे कर।
ये एक बार हाँ, देख हो लो, गए। नजर मार लो इन पे। ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन है। मैम उसमें और ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है। हाँ हाँ, करो करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तुम करोगे ना तो मजा आ जाएगा। चलिए। मैम मजा आएगा। जब मैं करवाऊंगी। चलो बच्चों आ जाओ, ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस भी करनी है आपको। आ जाओ जी। चलो, पहला तो अब मैं बताऊंगी और आप प्लीज मैच करना कि कितने गलत हुए या नहीं। बाकी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, है ना, फर्स्ट वाला क्या आया आप लोगों का। तो यहाँ मैम पे एक स्लाइड, हाँ जी, क्या? पीछे वाला स्लाइड। ये लो, हो गया। यस मैम। चलिए देखिए, अब बोरोन के पास तो है यहाँ पे वैकेंट और वाइटल, ठीक है जी, ये तो बेचारा वैसे ही खाली है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये पाई बॉन्ड जो है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें शिफ्ट होने वाली है, ये तो चलो कंसेप्ट होगा। अगर मैं इसको क्लासिफाई करूँ तो यहाँ पे क्या कंजुगेटेड सिस्टम तो है ही, क्योंकि ये देखो इसमें दे रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो कंजुगेटिंग है, प्लेनर है, लेकिन कैसा है ये, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। हाँ, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं। चलिए, इसके बाद सेकंड वाला करते हैं। बच्चे देखो, मैंने ना जान करके यहाँ पे लोन पेयर नहीं दिखाया, मैं चाहती थी आप लगाए। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 इसके लोन पेयर हो गए। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और 1 इसका लोन पेयर हो गया। ये इसका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब देखो, मैंने कहा था अगर इधर आओ, मैंने 2 बातें अभी तक आप लोगों को बताई, बेटा प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। हाँ, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक टाइम पे एक ही पार्टिसिपेट करेगा, तो एक को तो डिस्कार्ड कर दो, नहीं करेगा पार्टिसिपेट। और अगर मैंने कहा था नाइट्रोजन के जस्ट बाद डबल बॉन्ड है, तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कितने हो गए, 1 2 3, तो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। अब पल्ले पड़ा, अब जो क्वेश्चन नहीं हो रहे थे ना तुम लोगों से, वो हो जाएंगे। ठीक है, चलो थर्ड पे आते हैं। थर्ड में क्या है, यहाँ 8 मेंबर रिंग है, यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है, इसको एरोमेटिक लिखोगे। यहाँ पे कोई ऐसी एक्सेप्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, कंजुगेशन है, प्लेनोरिटी है, सब कुछ है। 3 हो गए। यस मैम। फोर्थ में आओ, अब फोर्थ में भी लोन पेयर दिखाओ। देखो, पेपर में लोन पेयर नहीं दिखाएगा एग्जामिनर, तुम्हें खुद समझना है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के जस्ट बाद डबल बॉन्ड है, तो ये तो नहीं करेंगे पार्टिसिपेट, तो बाकी करेंगे 1 2 3, तो ये भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। इधर आओ, नेक्स्ट वाले में देखो, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी 2 लोन पेयर है, और मैंने कहा था अगर नाइट्रोजन के जस्ट बाद लोन पेयर है तो वो डिस्कार्ड कर दो, तो 1 2 3 ये भी। मैम फोर्थ वाले में भी तो नाइट्रोजन के जस्ट बाद है, तो उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया? कहाँ पे हाइड्रोजन के जस्ट बाद, किसने बोल दिया भाई? नाइट्रोजन के मैम फोर्थ वाले में। कहाँ है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊं, देखो ना, मैम ऊपर वाले नाइट्रोजन में है। कहाँ पे बेटा? मैम फोर्थ वाले में, ऊपर वाले हाँ, नाइट्रोजन। तो इसको मैंने तो मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया ना। 1 2 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना बच्चे, 1 2, और ये वाले लोन पेयर भी तो कर रहे हैं डिलोकलाइजेशन में। अच्छा हाँ, यस समझे? यस मैम। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ वाले पे आओ। सिक्स्थ वाले में देखो, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है और एक टाइम पे एक ही करेगा, तो 1 2 3, और एक देखो नेगेटिव एंटी एरोमेटिक। शाबाश। एक बार जल्दी से इसको निहार लो, फिर मैं आगे चलती हूँ। यस मैम। ये जो थर्ड वाला है तो 8 एनुअल रिंग्स जैसा है ना, तो ये ना एनुलीन में तो सारे कार्बन कार्बन है बच्चे, बोरोन तो है ही नहीं ना उसमें। ठीक अच्छा, है, अगर सारे कार्बन हो और बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर हो तब हम उसको नॉन सिर्फ आपको वो स्पेसिफिक याद करना है। उसके अलावा पूरी बुक में आज तक एडवांस में ही नहीं आया कभी क्वेश्चन, आएगा तो वही एक्सेप्शन आएगी जो मैंने तुम्हें कराई है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसलिए। चलिए, ये वाला करते हैं। अब ये हो जाएगा तुम लोगों से। एक में मैं इसको थोड़ा सा सही लिख दूं, बोरोन को बहुत ही गंदा सा दिख रहा है। चलिए, अब ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर, लेकिन मैंने कहा था एक टाइम पे एक ही देते हैं। तो इधर देखो, एक ऑक्सीजन के ये वाला लोन पेयर दे देगा, एक ये पाई बॉन्ड और एक ये, टोटल कितने हो गए, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। समझ आ रहा है कैसे बोल दिया मैंने?
यस मैम। हाँ, ये वाला देखो 1 2 3 4, ये तो एंटी एरोमेटिक है, कोई एक्सेप्शन वगैरह कुछ नहीं है। ये वाला अभी देख ले तुमने 1 2 3 एरोमेटिक, और यहाँ पे देखो एक ही पाई बॉन्ड है और कंजुगेशन में भी है, तो ये भी एरोमेटिक। यस मैम। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अगर मान लो ये होता, एक और एग्जांपल दूं तो तुम्हें, अगर ये होता तो भी एरोमेटिक होना था। देखो कंजुगेशन में भी है और 3 पाई बॉन्ड भी है, 1 2 3, तो ये एरोमेटिक। ध्यान रखना, ये ट्रिक अपनी मैम को मत बता देना, वो कहेगा ये मैम टीचर कहेगी ये पाई बॉन्ड थोड़ी ना है, तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये ट्रिक तुम तक रहनी चाहिए। ठीक है, फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस ओनली, नहीं तो मैम कहेगी भाई किसने पढ़ा दिया। क्यों है 7th वाला, क्यों है एरोमेटिक, कहाँ गया बेटा? यहाँ देखो ना, एक ये पाई बॉन्ड, एक ये वाले ऑक्सीजन के लोन पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, और एक ये वाले, तो एरोमेटिक हो गया ना, 3 हो गए। मैम 10th वाला कैसे है? 10th वाला कैसे? एक पाई बॉन्ड है ना, और रेजोनेंस में भी है, प्लेनर भी है, तो एरोमेटिक हो गया। तुम लोग वही कंडीशन याद रखो जो मैंने बताई। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, प्लेनरिटी है, कंजुगेशन है, तो वो 200% एरोमेटिक होगा। ठीक है, चलिए आगे चलूं। मैम हम टीचर से फिर लड़ेंगे कि नहीं हमारी मैम तो अच्छा ही पढ़ाती है, पाई बॉन्ड नहीं है। अच्छा चलिए, अब एप्लीकेशन करते हैं। आपको पता है एप्लीकेशंस मैंने जहां जहां करवाया है, क्या हुआ बेटा, कुछ पूछ रहे हो लक्ष्य? 7th वाला क्यों है एरोमेटिक, पर एक ही तो करता है लोन पेयर। अच्छा देखो, मैं दोबारा बना देती हूँ, देखो मैं इधर बनाती हूँ, यहीं पे, ये देखो एक बार लक्ष्य, मैंने कहा था एक ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो एक टाइम पे एक पार्टिसिपेट करता है, देखो। अरे क्या बन रहा है, ठीक है, यही था। 2 लोन पेयर दिखा दूं, ये देखो, अब ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा क्या, देखना, ये वाला भी कर रहा है ना, ये देखो, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, कर नहीं रहे सारे पार्टिसिपेट, देखिए। नहीं नहीं नहीं, ओवरऑल नहीं, एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते तो उसका एक ही पार्टिसिपेट करेगा जी। अभी क्लियर है, तो ये एरोमेटिक होगा। जिसको भी ये क्लियर नहीं था अभी देख लो, आई होप अभी हो गया होगा। चलिए, उसके बाद है एप्लीकेशन। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने जितने भी आप लोगों को इफेक्ट्स बताए, इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, सब में मैंने एप्लीकेशंस बताई हैं, तो यहाँ पे तुम्हें करके बहुत मजा आने वाला है। आइए, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट ऐसा तो नहीं है ना पहली बार सुन रहे हो? नो मैम। डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? पोलैरिटी, है ना, पोलैरिटी को मेजर करता है। और पोलैरिटी क्या होता है? डाइपोल क्रिएट करना, प्लस माइनस, इतना पता है? यस अच्छा, मैम। तो बट बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देख के तो नहीं बता सकते हो आप ये एरोमेटिक है या नहीं, जब तक आपको ये ना पता हो कि इसमें करना क्या है। तो बच्चे एक बात बताओ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, एक बार देखना। अरे एक मिनट रुको, मुझे स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए। ये देखो, ये ऐसे बन जाएगा, ओ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। कंफर्म कीजिए, यस मैम। अगर इसको दिखाऊं तो ऐसे बन जाएगा, कंफर्म करना। ये देखो, और इसमें भी कंफर्म करना। यस मैम। बढ़िया, अब तुम्हें पता लग जाएगा कौन एरोमेटिक है या नहीं। इधर आओ, यहाँ पे देखो, ये वाला सिस्टम कैसा है? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि प्लेनर ही नहीं है, ये देख रहे हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये वाला सिस्टम देखो कैसा है, सिर्फ इसको देखना है, जहां पे मैंने पॉजिटिव, ऊपर भूल जाओ नेगेटिव को, क्योंकि जो कंजुगेशन में होता है बच्चे, जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, उसी को तो हम मानते हैं ना एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। तो ये देखो, ये भी एक पाई बॉन्ड है, ये वाला कैसे हो जाएगा सिस्टम? एरोमेटिक। यहाँ पे क्या है? 2 इवन पाई बॉन्ड, क्या बोल गई मैं, हाँ 2 पाई बॉन्ड है, इवन है, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ध्यान से देखिए, आप एक बार फर्स्ट वाला बता दो। फर्स्ट वाले में देखो ना, कहीं पे भी प्लेनरिटी कंजुगेशन कुछ नहीं है, नॉन प्लेनर है, तो नॉन एरोमेटिक होगा बेटा। मैम ऑक्सीजन वाले नेगेटिव चार्ज को कंसीडर नहीं करना? नहीं, आपको वही कंसिडर करना है जो कंजुगेशन में आ रहा है। जैसे ये कंजुगेशन में आ रहा है, ये कंजुगेशन में आ रहा है, आपको नीचे वाला पोर्शन देखना है बेसिकली, बस। हाँ जी बेटा बोलो। मैम अभी तक हमने डाइपोल मोमेंट कंपेयर नहीं किया ना? डाइपोल मोमेंट, हाँ, अभी मैं यहाँ पे एक, जो मैं हमेशा लिखती हूँ, जो कि आज भी लिखूंगी, तो लिखो बच्चे, डाइपोल मोमेंट
लिखो डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बोलो सही लिखा है क्या, एक बार ध्यान से देखना। डायपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल। कार्बोकेटाइन कौन सा वाला स्टेबल होगा, जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है। एक चीज तुम समझ पा रहे हो, जो ये सेकंड वाला है बच्चों, ये ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करना चाहेगा, जो कि जल्दी करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि जब ये ब्रेक करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो आपको कैसी स्पीसीज मिल रही है, एरोमेटिक मिल रही है। यानी कि ये वाला कार्बोकेटाइन क्या है, ज्यादा स्टेबल। और स्टेबिलिटी का अगर मैं ऑर्डर लगाऊं तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, ए वाला, सॉरी बी वाला, फिर ए वाला और सी वाला। देखो ध्यान से देखो। हाँ हाँ बोलो बोलो भाई बोलो। हाँ पूजा। मैम मेरे को ये सेकंड वाला समझ में नहीं आया, इसमें तो एक ही पाई बॉन्ड है ना। कहाँ पे? यहाँ मैम पे? सेकंड वाले में तो हाँ ठीक है ना, तो एक पाई बॉन्ड वाला एरोमेटिक नहीं होता है क्या? एक पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। बोलो, तो वो एरोमेटिक हो गया। स्टेबिलिटी वाला बता दो। स्टेबिलिटी, order कैसे बच्चे एक बार बताओ, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि एरोमेटिक वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। तो तुम्हें दिख रहा है बी वाला एरोमेटिक है ना, ए वाला नॉन एरोमेटिक और बताना। एंटी एरोमेटिक है। हाँ बोलो मैम नॉन एरोमेटिक मैम, ये एक बार और dipole moment बताना। वाला। ऐसी बेटा, देखो दो बोलोगे तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। पहले जो पूजा बोल रही थी क्या मेरे को, हाँ बोलो। मैम एक बार नॉन एरोमेटिक की पहचान और बता दो, कैसे पहचान। नॉन एरोमेटिक में बेटा, अगर सिस्टम प्लेनर नहीं है, कहीं पे कंजुगेशन नहीं है, ये देखो ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये मत कहना मैम हाइब्रिडाइजेशन मेरे को लिखना सिखाओ, मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। ये sp3 है तो नॉन प्लेनर है। अरे तुम ये क्यों नहीं समझ रहे, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। वो तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में, नॉन एरोमेटिक की तो सामने से अलग से पहचान है कि उनमें अगर ये चीजें नहीं है तो वो एरोमेटिक है ही नहीं। एज सिंपल एज दैट। डायपोल मूवमेंट में क्या है, डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा, एक बात बताओ। डायपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आना। तो सबसे जल्दी रिंग पे पॉजिटिव चार्ज किस केस में आएगा सृष्टि, बी वाले में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एरोमेटिक मिल रही है स्पीसीज। फिर ए वाले में आएगा और फिर सी वाले में आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक समराइज करके लिख दिया कि भैया अगर मुझे मान लो कोई पूछे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किस में ज्यादा होगी, तो मैम इसमें ज्यादा होगी, क्योंकि ये ना एरोमेटिक बन रहा है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट इज, जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा उतनी ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। अब बोलो और कुछ पूछ रहे हैं तो इसमें क्लियर हुई, कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो इसमें वो बेसिकली आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आप वो आपसे पूछ सकते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो, तो भी आपको एरोमेटिक के बेसिस पे बताना है। अगर वो पूछेंगे डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बता दो, तो भी हम बता देंगे कि जो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि जो हमारा एरोमेटिक बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बोकेटाइन की टर्म्स में पूछे तो भी हम बता देंगे। एक बात बताओ, अगर वो सिंपल तुम्हें हो सकता है, मान लो ये ना देके सिर्फ ये दे दे और पूछे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बता दो, तो क्या करोगे? तो भी तो यही लगा के आओगे ऑर्डर, बताइए बीएससी। तो यही तो है। तो मैंने बेसिकली एक एप्लीकेशन में आपको 3 तरीके के क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, जैसे दूसरी एप्लीकेशन आती है एसिडिक स्ट्रेंथ। अब तुम मुझे दिमाग लगा के बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ में हम क्या करते थे बच्चे, H+ निकालते थे। यस मैम। तुम्हें यहाँ पे भी H+ ही निकालना है। अब वो H+ कैसे निकला, कोई रिएक्शन हुई होगी, क्योंकि अभी आपने नहीं सीखी है ज्यादा ऑर्गेनिक। तो मैं क्या करती हूँ, कहीं से भी H निकाल दो, मैं यहाँ से निकाल देती हूँ। देखो मैं यहाँ पे इंडिकेट भी कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर बच्चों H+ निकलेगा तो रिंग पे क्या छोड़ के जाएगा, अगर प्लस लेके जाएगा तो नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, माइनस है। यानी कि ऐसे छोड़ के जाएगा। देखो एक बार और कंफर्म करना मुझे। यस मैम। और इसमें ऐसे देखो एक बार। यस मैम। ठीक है, और अब देखो ये तो एरोमेटिक है क्योंकि 3 है, 1 2 3। ये क्या 1 2 एंटी एरोमेटिक, यहाँ पे तो प्लेनरिटी ही नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक। अब मैं क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ कि ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। बोलो। यस मैम। बस आपको मैं क्वेश्चन की अप्रोच बता रही हूँ कि किस किस तरीके से अभी तक एग्जाम में पूछे गए, आज आगे पूछने के चांसेस हैं। तो अगर मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना हो तो सी, फिर ए, फिर बी, कैब ऑर्डर आएगा इसका। यस मैम। देखो एक बार सारे, मैं 1 मिनट दे दूं, आराम से देख लो।
क्योंकि इसके आने वाले टाइम में चीजें आसान नहीं होंगी, चीजें और ज्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। यस मैम। हाँ जी, बाकी और थम्स अप नहीं दे रहे। उसके बाद है टू कंपेयर द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स AgNO3। बेटा AgNO3 का नाम सबको पता है, सिल्वर नाइट्रेट। यस मैम। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को आज बता देना चाहती हूँ जो कि पूरी ऑर्गेनिक जब तक होती रहेगी, जब तक तुम मुझसे पढ़ोगे या किसी और टीचर, तो ये ध्यान रखना, जो सिल्वर का प्यार होता है ना वो हेलोजेंस के लिए बहुत ज्यादा गहरा होता है। लिख लो कहीं पे इसको, Ag लव्स क्या बोलते हैं, हेलोजन। तो अगर कहीं पे सिल्वर नाइट्रेट और हेलोजन है तो Ag की जोड़ी Cl के साथ बन के ही रहेगी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर यहाँ हो सकता है इसकी जगह आयोडीन होता तब भी Ag और आयोडीन की जोड़ी बनती, अगर Br है तो भी उनकी जोड़ी बनती। तो अब जोड़ी कैसे बनेगी, इधर आओ, देखो AgNO3 है, इसको ऐसे दिखा देती हूँ मैं, NO3 को मैं ऐसे साइड में लिख देती हूँ क्योंकि मुझे इसका काम नहीं, मुझे काम है तो सिर्फ Ag+ का। ठीक है, अब Ag+ को क्या चाहिए होगा, प्लस के साथ किसकी जोड़ी बनती है, माइनस की। माइनस। तो ये क्या करेगा, यहाँ से Cl- निकाल के जाएगा, है ना? यस मैम। Ag+Cl- निकाल के जाएगा तो रिंग पे क्या छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा समझो चीजों को। यस मैम। अगर प्लस लेके जा रहा है तो रिंग पे वो माइनस का छोड़ के जाएगा, तो बेसिकली ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ऐसे। यस मैम। नेगेटिव Ag+Cl नेगेटिव, ये बॉन्ड भी ऐसे ही ब्रेक होगा, ये भी ऐसे होगा। क्योंकि मैंने आपको शायद बताया था कि ये एरो जिस पे भी आता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उस पे शिफ्ट हो रही है, मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसने ले लिए, क्लोरीन ने ले लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको बना के दिखाऊं, एक बार कंफर्म करना, क्या ये ऐसे ही बनेगा? यस मैम। बाकी भी बच्चे एक बार, मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट क्या रहे, देखो एक बार ऐसे ही बनेगा क्या ये? आफ्टर Yes, दैट यहाँ से भी AgCl निकल गया, यहाँ से भी AgCl निकल गया और यहाँ से भी AgCl निकल गया। चलो अब बताओ मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये A बन गया, ये B, ये C। BCA। यस मैम। नहीं मैम, BAC। हाँ, ये एरोमेटिक है बच्चे, ये नॉन एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा BAC। तो यहाँ पे मैं लिख दूं क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ, लिखो बच्चों तुम लोग भी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ AgNO3। बताइए। सब में हम सेम ही तो कर रहे हैं। हाँ, तो वही तो है, बस हर किसी में मैंने एप्लीकेशन चेंज कर दी, किसी में आप AgNO3 के साथ करा रहे हो, किसी में आप एसिडिक, लेकिन सब में एक चीज ही देख रहे हैं कि एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी एरोमेटिक वाला नहीं होगा। तो यही तो है एप्लीकेशंस कि कहाँ कहाँ पे एरोमेटिसिटी का यूज हो रहा है। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मान लो तुम्हारे पास, और ऐसे क्वेश्चन आए हैं पेपर में, बहुत आए हैं, बहुत ज्यादा, तुम्हें ऐसे कंपाउंड बना के दे देंगे, तुमसे पता है क्या पूछेंगे, मान लो सपोज यही क्वेश्चन आ गया पेपर में, क्वेश्चन ये पूछेंगे, बताइए कि इन तीनों में से सबसे जल्दी AgCl के प्रेसिपिटेट किसमें बनेंगे। तो किसमें बनेंगे कि AgCl निकालते ही जिसमें एरोमेटिक जल्दी बन जाएगा उसी में तो जल्दी निकलेगा AgCl। गेटिंग माय पॉइंट? यस। अगर Br होता तो वो बोलते कि बताइए इन तीनों में से या चारों में से सबसे जल्दी AgBr के पेपिटी किसमें बनेंगे, तो आपको AgBr निकाल के देखना पड़ता, अगर वो एरोमेटिक बन रहा है तो उसमें बनते। ठीक है, और मैंने तुम्हें एक शायद बात भी बताई थी कि AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, वहां पता नहीं किसमें बताई थी, केमिकल बॉन्डिंग में शायद बताई थी, और AgBr के पेल येलो पीपीटी होते हैं, शायद रिडॉक्स में बताया था। अच्छा, और AgI के लिख लो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, AgI के आपके डार्क येलो पीपीटी होते हैं, लिख लो इनको। समझ आया कैसे क्वेश्चन आया? इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा, इसमें ये आएगा कि आपको 4-5 कंपाउंड बना के दे देंगे, वो कहेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगा दो, तो कैसे लगाओगे, देखो कि जो नेगेटिव चार्ज रिंग पे आ रहा है किसमें जल्दी आ रहा है, जो एरोमेटिक बन रहा है मतलब वो जल्दी, उसका H+ जल्दी जाएगा तो उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा, इसमें ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि आपको 3 ऐसे दे देंगे और पूछेंगे बताओ भाई डायपोल मूवमेंट कंपेयर कर दो, या बोलेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता दो। समझे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें से? यस मैम। जैसे इसमें आपसे पूछा है टू कंपेयर द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड, अब तुम्हें पेपर में कैसे आएगा, तुम्हें 3-4 मॉलिक्यूल दे देंगे और कोई एसिड दे देंगे, एसिड तो तुम पढ़ चुके हो, जैसे HCl हो सकता है
H2SO4 हो सकता है, H3PO4, कोई भी एसिड दे देगा, लेकिन अल्टीमेट बनना क्या है उसमें, एसिड क्या देगा बच्चों, H+ ही देगा। ध्यान से देखिए, प्लीज ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ये कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, पहले बता रही हूँ, ठीक है। तो एसिड H+ देगा, तो ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक आपने ऑर्गेनिक नहीं सीखी है, तो अभी ये ध्यान रखना कि जब भी OH आएगा और H+ आएगा, वहां से OH और H+ क्या बना लेंगे, पानी बना लेंगे। और पानी बनते वो बाहर जाएगा, पानी बनते वो बाहर जाएगा, तो बेसिकली पानी बन के वो बाहर जाएगा हर किसी में, देख रहे हो आप बच्चों, हर किसी में बाहर जाएगा। बस ये याद रखना, क्योंकि अभी तुमने रिएक्शंस नहीं पढ़ी है, तो हो सकता है ये कैसे जाएगा ये तुम्हें ना पता हो। ध्यान रखना, जब भी एसिड के साथ मान लो कोई OH ग्रुप है और H+ है, तो कार्बोकेटाइन रिंग में प्रोड्यूस होगा। तो कैसे बनेगा एक बार देखना, कंफर्म करना मेरे को, यही बनेगा। यस मैम। वही एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता ही है तुम्हें, BAC। तो यहाँ पे एक और चीज ऐड हो गई आज हमारी, रिएक्टिविटी ऑफ एसिड। मैम इसके अंदर जैसे कि जो OH है वो पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहे हैं, तो उसे नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाना चाहिए ना। नहीं 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 बेटा, देखो इधर आओ, OH2 पानी पे पॉजिटिव है ना, तो वो नेगेटिव लेके जा रहा है ना। ये बॉन्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रही है, उस पे ऑलरेडी पॉजिटिव था, तुमने नेगेटिव दे दिया, वो तो खत्म हो गया, न्यूट्रल हो गया ना। पॉजिटिव को पॉजिटिव कैसे दोगी? अच्छा ओके मैम, आगे से। ठीक है, हाँ जी, बाकी बच्चों को भी है ये वाला डाउट? यस मैम। मैम इसमें कंफ्यूजन है मैम, पीछे वाले जो आपने AgNO3 का करवाया था उसमें भी। बेटा चलो एक बार ये लिख लो, फिर मैं बताती हूँ। यहाँ पे लिख लो एक बार, रिएक्टिविटी ऑफ एसिड टूवर्ड्स ROH, इसको मैं ना रिंग को R कंसीडर कर रही हूँ, ROH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। लिख लो बेटा एक बार ये, टाइम भी हो गया भाई आज तो। यस मैम। आई थिंक ये लास्ट था, एक और है अभी, एक और है। देखो बेटा, AgNO3 में क्या था, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनना। AgNO3 से मुझे Ag+ मिलेगा, अंकिता या जिसने भी पूछा था, ठीक है। और मैंने कहा था सिल्वर लव्स हेलोजन, तो अगर Ag पे प्लस का चार्ज है तो उसको क्या चाहिएगा, नेगेटिव चाहिएगा। तो Cl नेगेटिव चाहिए था। Cl पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है Cl की तरफ शिफ्ट करोगे बेटा, तभी Cl नेगेटिव Ag+ के साथ जाके AgCl बनाएगा, और रिंग पे क्या छोड़ के जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बोलो बोलो, जल्दी बोलना पड़ेगा ना, हाँ या ना? यस मैम। हाँ, मजबूरी में हाँ मत बोलना, ठीक है। मैम हाँ मैम ये OH2 जो है H2O+ है, वो कैसे हो रहा है, एक बार फिर से बता दो। बेटा, ये पहली बात है, रिएक्शन है। चलो अब तुमने पूछ लिया तो मैं रिएक्शन बता देती हूँ। ये देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, और ये H+ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करता है। अभी तक ये चीजें आपने सीखी नहीं है, सीखोगे, ठीक है। तो जैसे ही इसने अटैक किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो एक बार, ये बन जाएगा OH। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। मैम ये एसिड भी होगा उसमें कंसिडर, कि उसी से हमारा H+ रिलीज होगा। हाँ 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 हाँ, एसिड से ही आया H+, ठीक है। तो ये क्या है, वाटर बन गया। अब देखो, ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या चाहिए, जिसके पास पॉजिटिव होता है उसको क्या चाहिए अपना चार्ज खत्म करने के लिए, नेगेटिव चाहिए। तो अगर इसको नेगेटिव कैसे मिलेगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे तभी तो नेगेटिव उसका मिलेगा, और खत्म हो जाएगा उसका चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव काउंटर बैलेंस ईच अदर, तो रिंग पे क्या छोड़ के जाएगा बच्चों, वो ध्यान और से, रिलीज हो जाएगा। हाँ, और पानी बाहर निकल जाएगा। थोड़ा ही समझ आई बात? मैम जब डेंसिटी शिफ्ट होती है तो प्लस चार्ज आ जाता है ना उसके ऊपर। किसके ऊपर? मैम जिससे शिफ्ट हुई है दूसरे हाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो अपन ऐसे दिखाएंगे पूरी ऑर्गेनिक में। इसका मतलब है कि एरो के, जैसे मान लो A और B है सपोज, इसका मतलब क्या होता है, देखो एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना, अगर तुमने ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट कर दे, मतलब B पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है तो नेगेटिव चार्ज, A का तुम एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हो तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। हाँ, तो बस यही होता है, सिर्फ ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अभी आई होप कि हो रहा हो क्लियर चीजें क्या बोली है मैंने इतनी देर से, ठीक है।
चलिए, उसके बाद है तुम्हारा रोटेशनल एनर्जी बैरियर। ठीक है बच्चे, तुम्हें ये देखना है, मैंने शायद तुम्हें बताया था ऊपर वाली स्लाइड दिखा दो बस। बेटा, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जो सिंगल बॉन्ड होती है, केमिकल बॉन्डिंग में कराई थी, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होती है, आराम से घुमा सकते हो उसको, जबकि डबल बॉन्ड में क्या होता है, घूमता नहीं है बॉन्ड। बताया था मैंने ऐसा कुछ? यस मैम, वो थर्मोडायनामिक्स। लेके बताया था शायद मैंने, तो घूमता नहीं है। तो यहाँ पे भी आपसे यही पूछा है, जैसे डबल बॉन्ड है ना, आपको ये चेक करना है कि इसमें दोनों में से किस केस में ज्यादा मुश्किल होगी इसको घुमाने में, क्योंकि जिसमें जितनी ज्यादा मुश्किल होगी उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है रोटेशनल एनर्जी बैरियर। बैरियर का मतलब ऑब्स्टेकल है ना, तो वो चीज आपको बतानी है। तो ये भी क्या है, एक एरोमेटिसिटी की एप्लीकेशन है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बच्चे, इन सिस्टम्स का नाम होता है फुलविन सिस्टम। हाँ, मुश्किल होगी बेटा, ठीक है। जिसमें ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा उसमें एनर्जी कम लगेगी, जिसमें ये ब्रेक नहीं होगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। अब ये चीजें कैसे चेक करेंगे, वो ऐसे चेक करेंगे, एरोमेटिसिटी। एक काम करो बच्चे, ये बॉन्ड ना ऐसे ब्रेक कर दो या ऐसे ब्रेक कर दो, दो ही पॉसिबिलिटी है, तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ। ये भी या तो इस साइड जाएगा या इस साइड। पहले तो ये बताओ, ऐसे ही होगा? यस क्योंकि आप तभी तो बता पाओगे ना कि बन रहा है या नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रही है, दो केसेस हो रही है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं कंसिडर कर रही हूँ ए वाला केस, ये वाली जो डेंसिटी है वो इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो रही है, तो देखो ऐसे बना दूं नेगेटिव, और नीचे वाले पे पॉजिटिव आ जाएगा। देखो एक बार, आ गया? यस मैम। अब अगर मैं बी वाला कंसिडर करूं तो, बी वाला कंसिडर करूं तो नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाए। यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नीचे वाले में नेगेटिव। प्लीज कंफर्म। यस मैम। मैं एक चार्ज यहाँ का पे बता देखो, बेटा एक बार इसमें देख ले, आजा। ए बी, तुम्हारा ध्यान कहीं और भटकता है और तुम मुझे कहते हो मैम दोबारा बता दो। इधर आओ। जैसे ही बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा ए वाली साइड, तो जिसपे शिफ्ट हुआ नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी उस पे, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। तो बनाओ इसको। तुम लोग पता है क्या दिक्कत है, तुम लोग ना जल्दी हार मान जाते हो कि मैम नहीं आ रहा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, तुम लोग समझने की ट्राई नहीं करते हो, ठीक है। इधर देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव अब अगर बी वाली साइड ब्रेक करूंगी तो नीचे आ जाएगा नेगेटिव इस पे, और और ऊपर ऊपर पॉजिटिव। इस तरीके से। देखो एक बार, कंफर्म करो फिर मेरे को। यस मैम। चलो बस आपको, हाँ ठीक है। आइए, अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये चेक करना है कि एरोमेटिक है नहीं। ये देखो ऊपर वाला आपको अलग अलग रिंग में देख रहा है, इंडिविजुअल। ये वाला एरोमेटिक है 1 2 3, यस मैम एरोमेटिक। नीचे वाला 1 2 है, नहीं है, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। यहाँ पे देखो 1 2 एंटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। वाला है। लेकिन ध्यान रखना, अगर दोनों में से एक भी एंटी एरोमेटिक हो गया तो पूरा ओवरऑल सिस्टम भी क्या कहलाता है, वो एंटी एरोमेटिक। तो ये भी एंटी एरोमेटिक। जबकि यहाँ क्या है 1 2 3 एरोमेटिक है ऊपर वाला पे, और इसमें भी एरोमेटिक। यहाँ पे दोनों ही एंटी एरोमेटिक है। यस तो मैम। इसमें क्या मैम हुआ, पर आपने बोला था कि हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम आपने बोला था कि जो बॉन्ड दोनों अलग अलग और होंगे और एक बॉन्ड से ज्वाइन होंगे तो हम दोनों को अलग अलग देखते हैं ना। तो मैं अलग ही तो देख रही हूँ बेटा, फ्यूज मैंने नहीं है इसलिए ना देखा, ये? मैंने फ्यूज नहीं है ना बेटा, ये फ्यूज थोड़ी ना, फ्यूज में तो हम ओवरऑल देखते हैं, इसमें हम अलग देख रहे हैं। इस रिंग की एरोमेटिसिटी देख रहे हैं और इस रिंग की देख रहे हैं, मैंने एक ही साथ कहाँ देखी, समझे? कहाँ ध्यान है तुम लोगों का, आज घूमने गया है क्या कहीं पे? इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ मैं, इसकी अलग देख रही हूँ, इसकी अलग देख रही हूँ, तभी तो मैंने दो दो जगह लिखा, नहीं तो मैं एक ही जगह ना लिख देती, ठीक है। तो अभी ओवरऑल स्ट्रक्चर एंटी एरोमेटिक कैसे हो, एरोमेटिक भी तो क्योंकि है ये ना। फुलविन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर दोनों को, अगर आपको पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल डिसाइड करना है, क्योंकि इसमें एक एरोमेटिक हो गया एक एंटी एरोमेटिक, तो एक डिसाइडिंग फैक्टर भी तो होगा ना कि पूरा सिस्टम कैसा है। फिर आप बोल रहे हो एक एरोमेटिक है एक एंटी एरोमेटिक है, पूरा सिस्टम कैसा है अगर कोई आपसे पूछे तो जब एक एरोमेटिक होता है एंटी एरोमेटिक होता है, तो पूरे सिस्टम को क्या कंसिडर किया जाता है, एंटी एरोमेटिक कंसिडर किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है, ऑर्गेनिक को हम चैलेंज नहीं कर सकते, ये सब
हो चुका है पहले, ठीक है। अब जैसे देखो ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, तो पूरा ओवरऑल कैसे हो जाएगा सिस्टम, एरोमेटिक। और ये दोनों ही एरोमेटिक है, तो पूरा ओवरऑल सिस्टम को क्या कंसीडर करेंगे, एंटी एरोमेटिक। यानी कि सेकंड वाले केस में हमारा एटलीस्ट एक तो क्या, अगर मान लो मैं बॉन्ड को ए साइड ब्रेक करूं तो हमें क्या मिल रहा है, एरोमेटिक सिस्टम मिल रहा है। यानी कि ये अपने डबल बॉन्ड को ब्रेक आसानी से कर लेगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, तो इसमें रोटेशनल एनर्जी बैरियर क्या होगा, कम होगा, और इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। आई रिपीट कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें एरोमेटिक कैरेक्टर मिल रहा है, तो ये फटाफट से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होना चाहेगा, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर मिल रहा है। वाइल इन दिस केस यहाँ पे हमें एंटी एरोमेटिक मिल रहा है, तो ये इसी स्टेट में रहना चाहेगा। और अगर आपको इसको सिंगल बॉन्ड में चेंज करना है तो आपको हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि रोटेशनल एनर्जी ए वाले के केस में क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो ध्यान से बेटा, लेवल क्लास का यही रहेगा। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ बोर्ड्स लेवल का पढ़ना है तो आप सिर्फ एनसीईआरटी करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ यू क्रैक सम एंट्रेंस एग्जाम तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक हो तो उसमें क्या होगा? देखो एक बात बताना चाहती हूँ, फुलविन सिस्टम में नॉन एरोमेटिक कोई नहीं होता, या तो वो एरोमेटिक आएगा या वो एंटी एरोमेटिक आएगा बच्चे। फुलविन सिस्टम में नॉन एरोमेटिसिटी की हम बात ही नहीं करते, ठीक है। क्या तो एरोमेटिक मिलेगा, एंटी एरोमेटिक। अब हो गया, चलिए अब जल्दी से ये PYQ कर दो और क्लास को खत्म करते हैं बेटा, बहुत देर हो गई। ये बताओ इनमें से अनस्टेबल कौन है रूम टेम्परेचर पे, नजर मार लो। ये सारी चीजें मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को। रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल कौन सा है, क्योंकि ये तो नॉन एरोमेटिक है। यस मैम। ये देखो, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करोगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, और ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये एंटी एरोमेटिक है जो कि अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पे। ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज, सबसे कम रेजोनेंस स्टेबलाइज। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। पेपर जेई 2017 में आया था, ये नीट में भी आ सकता है सेम क्वेश्चन, और आया भी वो इनफेक्ट। मैम थर्ड ऑप्शन। मैम सी, रेजोनेंस स्टेबलाइज। अरे इतने पिट्टी कर दूंगा ना तुम लोगों की। यहाँ तो रेजोनेंस हो रही है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रही है, यहाँ भी रेजोनेंस। फर्स्ट, अरे यहाँ पे देखो ना, कंजुगेशन डिस्टर्ब हो गई बच्चों। ये देखो, लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये। अच्छा मैम, मैंने क्या करा, वो ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करके वो नेगेटिव आ गया, 3 हो गए, तो वो एरोमेटिक कर दिया। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे कंजुगेशन ब्रेक हो रही है ना इस पॉइंट पे। यस मैम। ठीक है, तो ये चीजें देख लीजिए। चल, तभी तो जेई मेन का क्वेश्चन है ये 2017 का, ठीक है। चलिए फटाफट से आ जाओ, और समराइज कौन करेगा? 40 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, तुम लोग करोगे, मैं करूँ? वन बाय वन। एक काम करते हैं, तनिष्का तुम नहीं बताओगी आज, तुमने बहुत ज्यादा बता दिया है ना। नूर सब आप बताएंगे आज क्या क्या कराया, जल्दी बताइए, बताना पड़ेगा। क्वेश्चन तो तुम मेरे से डाउट तो बहुत जल्दी पूछते हो, लेकिन बताते कुछ हो नहीं। बताइए, स्लाइड दिख रही है ना बेटा? यस मैम। ठीक है, नहीं बता रही चेतना बताएगी फिर। पहले एक काम करेंगे, पहले तुम चेतना सिर्फ तुम मुझे उसका बताना, एरोमेटिक का, ठीक है। चलिए हाँ बताओ। एरोमेटिक में हमने देखा, एरोमेटिक में हमारी 3 कंडीशन होती है, डिलोकलाइजेशन, प्लेनरिटी और हकल रूल। और उसमें रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का, और जो ट्रिक ये है, और इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एरोमेटिक होते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बच्चे, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं तो वो एरोमेटिक होता है, जैसे 1 3 5 7। शाबाश। और इसकी स्टेबिलिटी भी हमने देखी थी, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। भाई क्लैपिंग कर दो भाई चेतना के लिए, बहुत ही बढ़िया बोले, मेरे से भी बहुत बढ़िया बोला इसने, ठीक है। नहीं, चेतना बोलती है भाई, ऐसी बात है, सारे क्वेश्चन सोल्व करके दिखाती है मुझे, जो ग्रुप में भेजती हूँ ना, इसी के ही होते हैं वो क्वेश्चन। चलो ज्योति आप बताएंगे नेक्स्ट, एंटी एरोमेटिक। अनम्यूट कर पाएंगी खुद को? मैम डीलोकलाइजेशन, प्लेनरिटी, और इसमें
4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं शाबाश। और इसमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं। ये ट्रिक थी हमारी, टीचर के आगे मत बोल देना ये, ठीक है। इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, ठीक है, वो एंटी एरोमेटिक होंगे, ठीक है। नॉन एरोमेटिक का मुझे बताएंगी आनिया, आप बताएंगी क्या, या कोमल आप बता दे, कोई बता दो। इसमें बताओ या मैं बताऊं, छोटी सी बात है इसमें। मैम इसमें प्लेनेरिटी नहीं होती, मतलब स्पेसिफिक प्लेनैरिटी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। होती है। एक मिनट, कोमल से पूछा, अच्छा दोनों ही नहीं बता दिया, अच्छा ठीक है। आनिया पहले तुम बता दो। अच्छा आनिया नहीं, ठीक है, वो कोमल बता देगी। हाँ कोमल बताओ। मैम इसमें प्लेनैरिटी डिस्टर्ब हो जाती है, रेस्पिरेटरी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नॉन प्लेनर इज बेस्ट वर्ड टू यूज, तो ये होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बताया था मैंने, एरोमेटिक सबसे ज्यादा, नॉन एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी। ठीक है। और हमने इसकी एप्लीकेशंस देखी थी, एप्लीकेशंस में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी, डाइपोल मूवमेंट किया था, जितना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की। एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने क्या देखा था, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बन आयन की होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, मतलब उतना ज्यादा एसिडिक होगा वो। और हमने क्या देखा बच्चों, AgNO3 के साथ देखा, जितनी ज्यादा क्या बोला था, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की उतनी जल्दी वो प्रेसिपिटेट बना लेगा, चाहे फिर वो AgCl के हो, AgBr के हो या AgI के हो। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, रोटेशनल एनर्जी बैरियर, राइट। एसिड के 2 वर्ड्स, एसिड के 2 वर्ड्स में भी आपको कार्बोकेटाइन ही बनेगा, पानी निकल जाएगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ एसिड, ठीक है। 2 वर्ड्स ROH। रोटेशनल एनर्जी बैरियर में आपको ये बना बना के देखने पड़ेंगे अगर आ गया तो, बट नीट में बहुत ही कम चांसेस है इससे क्वेश्चन आए, बना के देख लेना। जो एरोमेटिक बन रहा है उसमें रोटेशनल एनर्जी बैरियर कम होगा। तो आज की फाइनल मैंने इसको समराइज कर दिया है, इसके बाद ये होमवर्क है, छोटे छोटे बहुत इजी है। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे देख लो, ऑर्थो इफेक्ट, SIR इफेक्ट, SIP इफेक्ट में ये SIR क्या है, स्टीरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टीरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी। तो ये आपके वो है रेफरेंस है। और फाइनली थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम हाँ बेटा। मैम प्लीज मुझे ग्रुप में ज्वाइन करवा